अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कोर्ट कहानी सुना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दफ्तर में दाखिल होते ही मेरी पहली नज़र इसी पर पड़ी थी। आज मैं अदालत में बहुत मसरूफ़ रहा था। एक के बाद दीगरे 3 मुकदमात की समाअत ने मुझे ज़हनी तौर पर बुरी तरह थका दिया था और दफ्तर भी मैं खिलाफ मामूल खासी ताख़ीर से पहुंचा था। मुझे देखते ही वो बूढ़ी औरत अचानक उठकर खड़ी हो गई थी। इस वक्त इंतज़ारगाह में इसके अलावा 2 और अफराद भी मौजूद थे। मैं इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो पहले भी मेरे पास आ चुके थे। वो दोनों सगे भाई थे और बाप की वफ़ात के बाद इनके दरमियान जायदाद की तकसीम के लिए एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था। वो मेरे पास कानूनी मशवरे के लिए आए थे। मैंने मुलाकात के लिए इन्हें आज दोपहर का वक्त दे रखा था। सब पर एक सरसरी नज़र डालते हुए मैं अपने कमरे में आ गया। सर, वो बूढ़ी औरत सबसे 10 चक्कर लगा चुकी है। मैं अपनी कुर्सी पर आकर बैठा ही था कि मेरी सेक्रेटरी ने कमरे में आकर मुझे मुत्तला किया और अब गुज़िश्ता 2 घंटे से धरना दिए बैठी है। कहती है कि वकील साहब से मिले बगैर नहीं जाएगी। मैंने बहुत पूछा मगर कुछ बताकर नहीं दे रही। बस एक ही जुमला बार बार दोहरा रही है कि सब कुछ वकील साहब को ही बताएगी। मैंने कहा कि ठीक है, पहले इसे ही अंदर भेज दो और हाँ, ज़रा कॉफ़ी के लिए भी कह दो। सेक्रेटरी यस सर कहते हुए कमरे से निकल गई तो मैंने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। 10-12 सेकंड गुजरे होंगे कि वो बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। मैं अपनी कुर्सी में सीधा होकर बैठ गया। वो मेरी मेज़ के करीब पहुंचकर रुक गई। मैंने मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तशरीफ़ रखें। वो हिचकिचाते हुए बैठ गई और फिर बोली, वकील साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो बेगुनाह है। इसे किसी साजिश के तहत फांसा गया है। मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि वो ऐसा नहीं है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ फर्रा गई। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उसने जल्दी से दुपट्टे के पल्लू में अपने आंसुओं को जज्ब किया और फिर थरथराती हुई आवाज़ में बोली, हमारा दुनिया में कोई नहीं है वकील साहब। ऊपर खुदा है और नीचे आप हैं। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आई हूँ। अगर मेरे मीरू को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मीरू मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है वकील साहब। आप इसकी ज़िंदगी बचा लें। एक लम्हे को रुककर उसने कहा, फीस की आप बिल्कुल फिक्र न करें। अल्लाह बख्शे मीरू के अब्बा को। उसकी ये निशानी मेरे पास है। उसने एक पोटली को खोलकर मेरे सामने मेज़ पर रख दिया। मैंने देखा वो 4 तलाई चूड़ियाँ थीं। वो जज्बाती लहजे में बोली, मैं मीरू की ज़िंदगी के लिए अपने मजाजी खुदा की इस निशानी को भी बेच दूंगी वकील साहब। मीरू गालिबन आपके बेटे का नाम है। वो खामोश हुई तो मैंने सवाल किया, हाँ जी, उसने जवाब दिया। नाम तो उसका अमीर बख्श है, लेकिन खुदा बख्श बचपन ही से प्यार में बेटे को मीरू कहता था और फिर ये नाम मशहूर हो गया और अमीर बख्श इसके पीछे कहीं खो गया। मैंने पूछा, मीरू ने किसको कत्ल किया है? मेरा मतलब है कि इस पर किसके कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? वो हमारे साहब जी थे जी, मलिक नवाज अली, उसने बताया। हम तो सालों से उनके नमकखार हैं। भला आप ही बताएं, मीरू अपने मालिक को किस तरह कत्ल कर सकता है जी? मलिक नवाज अली का नाम सुनकर मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। मैंने कल अखबार में मलिक नवाज के कत्ल की खबर पढ़ी थी। ये परसों सुबह का वाकया था। खबर के मुताबिक मारूफ सनतकार मलिक फैब्रिक्स के मालिक 10 जनवरी की सुबह अपनी ख्वाबगाह में मुर्दा पाए गए थे। इन्हें सीने में खंजर घोंपकर मौत के घाट उतार दिया गया था। मकतूल की बीवी बिल्किस जहां ने आला कत्ल को पहचान लिया था। वो मज़कूरा खंजर अपनी एक देरीना मुलाजमा रसूलन के बेटे मीरू के पास देख चुकी थी। वारदात के वक्त इत्तेफाक से बंगले में मलिक नवाज के सिवा मालकान में से कोई भी नहीं था। मलिक साहब की बीवी अपने बेटे को लेने एयरपोर्ट गई हुई थी जो अमेरिका से आ रहा था। जब वो एयरपोर्ट से वापस घर पहुंची तो मलिक साहब इस जहाने फानी से कूच कर चुके थे। बिल्किस जहां ने ही रोते हुए फ़ोन पर पुलिस को इतला दी थी। फिर पुलिस ने शाम से पहले मीरू को मलिक साहब के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। मलिक साहब की ख्वाबगाह में मौजूद कपड़ों की अलमारी में से 1 लाख रुपए के करेंसी नोट भी गायब थे। बिल्किस जहां के बकौल मलिक साहब ने ये रकम वारदात से 1 रोज़ पेशतर कपड़ों की अलमारी में रखी थी। ख्वाबगाह की हालत से पता चलता था कि कोई चोरी ही की नीयत से वहां घुसा था। फिर शायद
ملک صاحب کی آنکھ کھل گئی اور چور انہیں موت کی نیند سلا کر وہاں سے چلتا بنا۔ پولیس کے لیے یہ ایک آسان کیس تھا۔ انہوں نے بلکیس جہاں کی رپورٹ پر میرو کو ہتھکڑی پہنا کر حوالات میں بند کر دیا تھا، پھر دوسرے روز اسے عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ لے لیا تھا تاکہ قتل کو عدالت کی ہدایت کے مطابق فنگر پرنٹس ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور اب ملزم میرو کی بوڑھی ماں میرے سامنے بیٹھی فریاد کناں تھی کہ میں اس کے بیٹے کی زندگی بچا لوں۔ پوری کتھا سننے کے بعد میں نے کہا، رسولن بی بی، میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں جنہیں محض اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو میں اسے سزا سے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میرو اس وقت کس تھانے کے حوالات میں ہے؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا اور پھر کہا، وکیل صاحب، میں نے آپ کو پوری کہانی کی تفصیل سنا دی ہے۔ کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ میرو سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ بس آپ میرے میرو کو ظالم پولیس والوں سے بچا لیں۔ انہوں نے گزشتہ رات اس بے گناہ پر بہت تشدد کیا ہے اور اسے مجبور کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے، مگر اس خدا کے بندے نے جیسے چپ سادھ لی ہے، خاموشی سے پٹتا رہا لیکن ایک لفظ بول کر نہیں دیا۔ آخر وہ کب تک ان کے ظلم کو برداشت کرتا رہے گا؟ میں نے اسے بولنے دیا۔ وہ زخمی مامتا کی آواز تھی۔ میں اہم نکات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ دل کی بھڑاس نکال چکی تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ باہر جا کر انتظار گاہ میں بیٹھیں، میں اپنے دیگر موکلوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ساتھ تھانے چلتا ہوں۔ میں نے انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے موکلوں کو جلدی فارغ کیا اور پھر رسولن بی بی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق کچھ ضروری تیاری کی اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے بتائے ہوئے تھانے کی جانب چل دیا۔ رسولن بی بی اور پھر بعد میں اس کیس کے دیگر کرداروں سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں، ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کرتے ہوئے میں تفصیل گوش گزار کرتا ہوں تاکہ آپ بآسانی اس کیس کے پس منظر کو سمجھ سکیں۔ ملک نواز علی کا تعلق ایک لوور مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کی والدہ اسے جنم دینے کے 2 گھنٹے بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں اور وہ اپنے والدین کی واحد اولاد تھا۔ اس کا باپ ملک غفار علی نے عمر بھر دوسری شادی نہیں کی اور حسب استطاعت نواز علی کی پرورش کرتا رہا، بساط بھر تعلیم بھی دلوا دی۔ چونکہ وہ ایک سرکاری محکمے میں معمولی سا کلرک تھا، اس لیے نواز علی ایسی تعلیمی ڈگریاں حاصل کرنے میں ناکام رہا جن پر عام طور پر فخر کیا جاتا ہے۔ گریجویشن کے بعد اسے ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مشین اپرنٹس کے طور پر ملازمت مل گئی۔ چند سال بعد باپ نے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت نواز علی کی عمر لگ بھگ 24 سال تھی اور فیکٹری سے اسے معقول تنخواہ مل رہی تھی۔ نعیمہ نواز علی کی دور پار کی رشتہ دار تھی۔ والدین کی وفات کے بعد اسے رشتے کے ایک چچا نے پالا تھا۔ پھر میٹرک کے بعد چچا نے نعیمہ کی شادی کر کے گویا سر سے ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا تھا۔ نعیمہ عمر میں نواز علی سے قریب 8 سال چھوٹی تھی۔ نواز علی کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی ملک غفار علی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی آخری سانسوں کے دوران میں ملک غفار علی نے بیٹے کو نصیحت کی تھی، نواز بیٹا، زندگی میں کامیابی کے لیے کسی ہیرا پھیری اور بے ایمانی سے کام نہیں لینا۔ میں جانتا ہوں کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے جا رہا ہوں، مگر تم میری مجبوریوں کو تو سمجھتے ہی ہو۔ میں اتنا کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ملک نواز علی نے زندگی بھر باپ کی نصیحت کے برعکس عمل کیا۔ دولت، جائیداد، نمود و نمائش ہمیشہ سے اس کا خواب رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس دنیا کی ہر آسائش اس کی دسترس میں ہو اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اسے دور دور تک اپنی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بدقسمتی یہ بھی تھی کہ وہ بلا شبہ ایک بدصورت شخص تھا۔ عام شکل و صورت کی لڑکی بھی اس سے 2 باتیں کرنے کی روادار نہیں تھی۔ وہ تو ملک غفار علی نے جانے کیا چکر چلایا تھا کہ نعیمہ کو بیاہ لایا تھا، ورنہ نواز علی کو تو امید نہیں تھی کہ کبھی اس کی خزاں رسیدہ زندگی میں بھی بہار کا جھونکا آئے گا۔ وہ آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر دل گرفتہ ہو جاتا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش سر ابھارتی تھی کہ اس دنیا کی ہر خوبصورت لڑکی اسے حاصل ہو جائے۔ وہ چہرے مہرے کے ساتھ ساتھ اپنے قد و قامت سے بھی مار کھا گیا تھا۔ جب تک اسے باپ کے فنڈز وغیرہ نہیں مل گئے وہ بامر مجبوری ملازمت کرتا رہا۔ پھر فنڈز وصول کرتے ہی اس نے نوکری پر لات مار دی اور محلے ہی میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ نوکری اس کے مزاج اور عزائم سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ الغرض
اپنے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک نواز علی 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد شہر کے چند بڑے بڑے صنعت کاروں میں شمار ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ دولت بیوی کے نصیب سے اور اولاد شوہر کے مقدر سے ملتی ہے۔ اس سلسلے میں نعیمہ کی قسمت نے زیادہ زور مارا تھا اور نواز علی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا تھا۔ شادی کے دوسرے سال ان کے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا تھا۔ پھر اس کے بعد نعیمہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ دولت ٹوٹ کر برسی تو نواز علی کی دبی ہوئی ناآسودہ خواہشات ایک ایک کر کے سر اٹھانے لگیں۔ اب اس کے ارد گرد خوبصورت تتلیوں کا ایک میلہ سا لگا رہتا تھا۔ کچھ عرصے تک تو ملک صاحب کی غیر نصابی سرگرمیاں نعیمہ سے پوشیدہ رہیں۔ پھر سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ جس حد تک برداشت ہو سکتا تھا نعیمہ بیگم نے کیا۔ پھر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ کھاٹ سے جا لگی۔ وہ اپنے شوہر سے بے اندازہ محبت کرتی تھی۔ اس کی کجادائی اور بے وفائی نے نعیمہ کو جیتے جی سپرد موت کر دیا تھا۔ وہ 10 سال بلڈ کینسر جیسے مرض میں مبتلا رہ کر چل بسی تھی۔ نعیمہ کی موت کے 1 سال بعد ہی نواز علی نے اپنی حسین و جمیل سیکرٹری بلقیس جہاں سے شادی رچا لی تھی۔ اب اس شادی کو بھی تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ نواز علی ایسے آہوئے آوارہ سے ایسی حرکت کی کسی کو امید نہ تھی۔ کافی عرصے تک اس کے قریبی حلقوں میں چیمگوئیاں ہوتی رہیں۔ پھر سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ سمجھدار لوگوں کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ بلقیس جہاں نے ملک صاحب کو الو کا گوشت کھلا دیا تھا، 49 سالہ ملک نواز علی نے 22 سالہ بلقیس جہاں سے بیاہ رچا کر خود کو سوالیہ نشان بنا لیا تھا۔ ملک صاحب کا اکلوتا بیٹا برکت امریکہ میں MBA کر رہا تھا۔ نواز علی خود تو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکا تھا، اس لیے وہ اپنی محرومی کا ازالہ بیٹے کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلا کر کرنا چاہتا تھا۔ برکت نواز علی کے لیے ناپسندیدگی کا جذبہ رکھتا تھا، جس کی بڑی وجہ نواز علی کا برکت کی ماں نعیمہ سے نامناسب رویہ تھا۔ برکت نے ہمیشہ ماں کی حمایت کی تھی۔ پھر نعیمہ کی وفات کے بعد تو وہ باپ کی طرف سے بالکل ہی بددل ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب بلقیس جہاں اس گھر کی نئی مالکہ کے روپ میں نیاز علی کی بیوی بنی تو برکت کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی ماں کی جگہ لے لے، اور ایسی صورت میں کہ اس کی ماں نعیمہ نے بڑی قسم پرسی کی حالت میں جان دے دی تھی۔ برکت نے گزشتہ 1 سال سے پلٹ کر پاکستان کا رخ نہیں کیا تھا۔ حالانکہ وہ اگر چاہتا تو سال میں 4 چکر بآسانی لگا سکتا تھا۔ وہ ایک طرف اپنے باپ سے برگشتہ تھا تو دوسری جانب اپنی سوتیلی ماں کی صورت دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ والد کے بے حد اصرار اور منت سماجت کے بعد وہ چند روز کے لیے کراچی آیا تھا، مگر ملک نواز اس کی آمد سے پیشتری دوسری دنیا کو سدھار گیا تھا۔ رسولاً بیوی کو ملک نواز علی کی چاکری میں کم و بیش 15 سال ہو گئے تھے۔ وہ جب اس گھر میں آئی تھی تو میرو 5 سال کا تھا۔ رسولاً بیوی نعیمہ کی دور کی رشتہ دار بھی تھی، جو خاصی ضربوں تقسیموں کے بعد اس کی خالہ زاد لگتی تھی۔ ملک نواز نے رسولاً کو بنگلے ہی میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ بنگلے کے عقبی حصے میں بنے ہوئے ایک سرونٹ کوارٹر میں دونوں ماں بیٹا رہتے تھے۔ نعیمہ اپنی بیماری کے سبب برکت پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتی تھی، چنانچہ برکت کا خیال رکھنے کی زیادہ تر ذمہ داری رسولاً ہی کو نبھانا پڑتی تھی۔ برکت بھی جواب میں رسولاً کا بہت احترام کرتا تھا اور اس نے رسولاً کو کبھی ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ وہ گھر کے ایک فرد ہی کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ البتہ میرو کو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ میرو سے گھر کے ہر فرد کو شکایت تھی، اس کی عادتیں ہی کچھ ایسی ہو گئی تھیں۔ وہ اکثر راتوں کو گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا۔ 2-1 بار تو وہ چوری کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا تھا۔ ایک مرتبہ نوبت تھانے تک جا پہنچی تھی۔ ان دنوں نعیمہ زندہ تھی۔ اسی کے اصرار پر ملک نواز علی میرو کو تھانے سے چھڑا لایا تھا۔ نعیمہ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے نواز علی کا رویہ میرو کے سلسلے میں بڑا جارحانہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، مگر برکت کی حمایت اور رسولاً کے بڑھاپے کا خیال کر کے وہ درگزر کر جاتا۔ اگرچہ برکت بھی میرو کی حرکتوں سے عاجز تھا، مگر رسولاً کی خدمات کے طفیل وہ اسے الاؤنس دیتا رہتا تھا۔ برکت کے امریکہ چلے جانے کے بعد تو میرو کی جیسے شامتی آ گئی تھی۔ اب وہ راتوں کو چھپ چھپا کر ہی گھر آتا۔ بنگلے میں داخل ہونے کے لیے وہ ہمیشہ عقبی دروازہ استعمال کرتا تھا، جو رسولاً کے کوارٹر کے نزدیک ہی تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا کہ بلقیس جہاں کی آمد نے بنگلے کی پرسکون فضا میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ وہ حسن جہاں سوز کی مالک
एक तरहदार हसीना थी। लंबी स्याह जुल्फें, याकुती होंठ और आंखों में जैसे कूट कूट कर मोती भरे थे। अगर मलिक साहब की पहली औलाद बरकत के बजाय कोई लड़की होती तो बिल्किस जहां मलिक नवाज की इस बेटी के बराबर ही होती। फिर देखने में मलिक साहब किसी भी तौर बिल्किस जहां के काबिल नजर नहीं आते थे। दौलत की चकाचौंध ने शायद बिल्किस जहां की आंखों पर पट्टी बांध दी थी कि वो अंधेरे और उजाले की तमीज भी खो बैठी थी। बहरहाल हकीकत यही थी कि बिल्किस जहां ने किसी दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से ये शादी की थी। बिल्किस जहां इस बंगले में क्या आई कि मीरू के दिल की दुनिया तहोबाला हो गई। वो आवारगर्द, चोर और लाओबाली सा नौजवान उसकी जुल्फ़े गिरागीर का असीर हो गया। वो बिल्किस जहां को देखकर जी जी उठता था, मगर उसकी ये वारिफ्तगी यकतरफा थी। बिल्किस जहां को तो कानो कान खबर न थी कि कोई उसके नाम की माला जप रहा था। चंद माह तक तो मीरू ने अपने सीने में मौजज़न तूफान की राह में बंद बांधे रखा। फिर उसकी हरकत और सकनात उसकी दिली कैफियत की चुगली खाने लगीं। बात मलिक साहब के कानों तक पहुंची तो बंगले में जैसे कोई जलजला बर्पा हो गया। फिर क्या था, नवाज अली जिस हद तक भी मीरू को जलील कर सकता था उसने कोई कसर न उठा रखी। मीरू की माँ को भी बेहद शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। मीरू के बंगले में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। रसूलन बीबी को 1 हफ्ते के अंदर अंदर बंगला छोड़ देने का हुक्म सुना दिया गया था। वो बेकस बेचारी बुढ़िया आंसू बहाने के सिवा कुछ भी न कर सकी थी। नईमा अब इस दुनिया में थी नहीं जो वैसे फरियाद करती, और बरकत भी यहाँ से दूर दयारे खैर में बैठा था। रसूलन की इस तक रसाई मुमकिन न थी। वो बचपन में मलिक बरकत अली को बरकत बाबा कहकर पुकारती रही थी। शायद ये इसकी मोहब्बत का ही असर था कि वो बाद में बरकत बाबा के नाम से मशहूर हो गया था। इस घर का वारिस जिस गोद की नरमी और गर्मी में पलकर बड़ा हुआ था, इस गोद की मालिका को छत से महरूम किया जा रहा था। शायद ये इसकी अनथक खिदमत का सिला था। अगर वाकई ऐसा था तो रसूलन बीबी के साथ बहुत बुरा हुआ था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इससे कहीं ज़्यादा भयानक था। मीरू के बंगले से बेदखल किए जाने के 2 रोज़ बाद मलिक नवाज अली अपनी ख्वाबगाह में मुर्दा पाया गया था। थाने के सामने पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी एक जानिब थाने की बैरूनी दीवार के साथ पार्क कर दी। रसूलन बीबी को मैंने गाड़ी ही में बैठे रहने की ताकीद की, फिर अपना ब्रीफकेस उठाकर गाड़ी से बाहर आ गया। जनवरी के महीने में शाम जल्दी हो जाती है। इस वक्त शाम के 5:30 बज चुके थे। सूरज गुरूब होने में बहुत कम बाकी रह गया था वक्त। मैं थाने के अंदर पहुंचा तो मालूम हुआ कि एसएचओ साहब तशरीफ नहीं रखते। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर थानों में थाना इंचार्ज साहिबान आमतौर पर शाम के बाद ही तशरीफ लाते हैं। मैं सीधा हेड मुहर्रिर के पास चला गया। उसे थाने में अपनी आमद की वजह बताई तो वो एक मखसूस अंदाज में बोला, एसएचओ साहब तो अभी आए नहीं हैं, आप इनका इंतज़ार कर लें। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मीरू की माँ ने मुझे इसका वकील मुकर्रर किया है। मैं मीरू से वकालतनामा साइन करवाने आया हूँ। इस मामूली से काम के लिए एसएचओ साहब की क्या ज़रूरत है? मीरू कत्ल का मुलजिम है जनाब वकील साहब, इसने मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा। हमने इसका रिमांड ले रखा है, अभी हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। आप इससे अदालत के कमरे में मुलाकात कर लीजिएगा जनाब, वहाँ भी मिल लूँगा। मैंने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, अभी तो यहाँ पर मिलना ज़रूरी है। खैर, थोड़ी सी बहस व तमहीज़ के बाद हेड मुहर्रिर ने एक कांस्टेबल की मौजूदगी में मुझे मीरू से मुख्तसर मुलाकात की इजाज़त दे दी। पुलिस वालों को अपने दाम में लाने के लिए बाज़ औक़ात अजीब व गरीब हथकंडे भी आजमाना पड़ते हैं, जिन पर अगर अलहदा से एक किताब मुरतब की जाए तो बिलाशुबा ये एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ किताब साबित हो सकती है। बहरहाल मैं इस सूरत हाल का आदी हो चुका था, चुनांचे ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं होती। मीरू हवालात में सर झुकाए खामोश बैठा था। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने ब्रीफ केस में से वकालतनामा निकाला, फिर एक बाल पेन मीरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यहाँ पर दस्तखत कर दो। मैंने वकालतनामे पर एक मखसूस जगह पर उंगली रखी। मीरू एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। मैंने उसकी हिचकिचाहट को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे जो कुछ बताया है इसकी रोशनी में मैंने तुम्हारी वकालत की हामी तो भर ली है, लेकिन मैंने जानबूझकर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया था। वो चौंक कर मेरी जानिब देखने लगा। वो 20-21 साल का एक गबरू जवान था, इंतहाई खूबसूरत ना सही, लेकिन वो कबूल सूरत नौजवान ज़रूर था। वो यकीनी तौर पर एक सेहतमंद शख्स था, मगर पुलिस की मेहमान नवाजी ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी।
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ویرانی جھانک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں بھی خوف کی جھلک بڑی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن کیا وکیل صاحب؟ وہ دستخط کر چکا تو بولا۔ میں نے دیکھا، اس نے دستخط کے نام پر اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے بال پین سے چند کیڑے مکوڑے بنا دیے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں وہ کورا ہی تھا۔ میں نے کہا، میں تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ حالانکہ رسولن کی بیپتا سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرو بے گناہ تھا اور واقعی اسے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پھنسایا گیا تھا۔ اگر مجھے کہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا تو میں میرو کی وکالت کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتا، اپنی رضامندی کا اظہار بھی ہرگز نہیں کرتا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ قتل میرو نے نہیں کیا ہوگا، مگر عدالت دل کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہاں تو ٹھوس دلائل سے اپنی بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں میرو کو مزید ڈٹولنا چاہتا تھا تاکہ مجھے کچھ ایسے اشارے مل سکیں جن کی مدد سے میں اس کیس کو بہتر طور پر آگے بڑھا سکوں۔ وہ سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جس رات ملک نواز علی کو قتل کیا گیا تم کہاں تھے؟ میں نے ملک صاحب کو قتل نہیں کیا جناب، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس وقت کہاں تھے۔ میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اگر تم خود کو پھانسی کے پھندے سے بچانا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ تم نے پولیس کو بھی نہیں بتایا کہ ملک صاحب کے قتل کے وقت تم کہاں تھے۔ جائے واردات سے تمہاری غیر موجودگی ظاہر ہونا ضروری ہے۔ مجھے یہ بات ثابت کرنا ہوگی، ورنہ تم تو سیدھے سیدھے پھنسے ہوئے ہو۔ تمہاری ماں بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ جس خنجر سے ملک صاحب کو قتل کیا گیا ہے وہ تمہاری ملکیت تھا۔ حالات و واقعات بھی تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 2 روز پیشتر تمہارا ملک صاحب سے شدید ترین جھگڑا بھی ہو چکا تھا۔ تمہارا یہ جھگڑا ملک صاحب کو قتل کرنے کا ایک معقول جواز سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ مقتول کی بیوہ نے یقین ظاہر کیا کہ تم ہی اس کے شوہر کے قاتل ہو۔ اب پولیس کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہاری موجودگی میں کسی اور قاتل کو تلاش کرتی پھرے۔ اگر تم نے زبان نہیں کھولی اور مجھے حقائق سے آگاہ نہیں کیا تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ تھوک نگل کر بولا، ملک صاحب نے بنگلے میں میرے داخلے پر پابندی لگا دی تھی تو میں اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ تمہارا دوست کہاں رہتا ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ منظور کالونی میں رہتا ہے، میرو نے بتایا، اور اس کا نام مظفر علی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مظفر علی اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ تم واردات کے وقت اس کے گھر میں تھے؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بات بتانا تو چاہتا ہے لیکن پھر کچھ سوچ کر ارادہ بدل دیتا ہے۔ میں نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، مظفر علی کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس کی بیوی، بچے وغیرہ۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ایک کوارٹر میں اکیلا رہتا ہے۔ ملک نواز علی کا بنگلہ PECHS میں تھا، منظور کالونی وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے سوال کیا، واردات والی رات تم مظفر علی کے گھر میں ہی رہے تھے اور یا اس کے ساتھ کسی وقت باہر بھی گئے تھے؟ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ میرو چوری کے کیس میں 1-2 بار تھانے بھی جا چکا تھا۔ یہ بات مجھے رسولن ہی کی زبانی پتہ چلی تھی۔ مظفر علی کے تذکرے نے میرے ذہن میں ایک شک پیدا کر دیا تھا۔ میں اس شک کو دور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا دوست مظفر علی کام کیا کرتا ہے؟ میرو کا رنگ فک ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میرو نے پریشان لہجے میں بتایا، وہ کوئی مستقل کام تو نہیں کرتا جی، جو بھی کام مل جائے کر لیتا ہے۔ اس رات تم دونوں ایک ساتھ کام پر گئے تھے نا؟ میں نے اس کی مدد کی۔ اور تم اس کی باتوں میں آ گئے، پر تم دونوں مل کر؟ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے میرو کی جانب دیکھا۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ وہ بولا، میں نے اسی دن چوری سے توبہ کر لی تھی وکیل صاحب، جب ملک صاحب مجھے تھانے سے چھڑا کر لائے تھے، مگر مظفر علی کے روپ میں شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، مظفر علی منظور کالونی میں کس جگہ رہتا ہے؟ میرو نے تفصیل سے مظفر علی کے گھر کا پتہ دیا۔ میں نے وہ پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے کے بعد کہا، مظفر علی تمہاری اپنے گھر میں موجودگی کی گواہی دینے کو تیار ہو گیا تو یہ سمجھ لو کہ عدالت میں تمہارے حق میں ایک اہم نکتہ مجھے مل جائے گا۔
और ये बड़ा ही अहम होगा। इससे मुझे तुम्हारा मुकदमा लड़ने में काफ़ी मदद मिल सकती है। मीरू के चेहरे पर पहली बार मैंने इत्मीनान की झलक देखी। वो बोला, वकील साहब मैं रिहा हो जाऊंगा ना? मैं सिर्फ कोशिश करने का वादा कर सकता हूँ, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा और फिर कुछ सोचते हुए पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम्हारा खंजर किस तरह कातिल तक पहुँच गया था? ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बात साबित हो चुकी थी कि मलिक को जिस खंजर से कत्ल किया गया था वो मीरू की मिल्कियत था और ये बात सरासर मीरू की मुखालफत में जाती थी। तुम्हें याद है कि तुमने वो खंजर किसको दिया था? मैंने वो खंजर किसी को नहीं दिया था जनाब, वो पुरख्याल लहजे में बोला। मुझे अच्छी तरह याद है, हाँ 2 हफ्ते पहले की बात है। माँ ने मेरे पास खंजर देख लिया था, मैं कपड़े तब्दील कर रहा था कि उसकी नज़र खंजर पर पड़ गई। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो मुझे सर्जिश कर ही रही थी कि अचानक छोटी बीवी ने उसे आवाज़ देकर बुला लिया। छोटी बीवी से मुराद मीरू की बिल्किस जहाँ थी। मलिक नवाज अली की पहली बीवी नईमा को दोनों माँ बेटे बड़ी एहतराम से बीबी जी के नाम से याद करते थे। खंजर इस वक्त माँ के हाथ में था। वो जल्दी में खंजर भी अपने साथ ही लेकर गई थी। जब वो खासी देर तक वापस क्वार्टर में नहीं आई तो मैं तैयार होकर बाहर चला गया। मैंने सोचा था कि रात को माँ से इस बारे में बात करूंगा, मगर रात को मैंने जब माँ से खंजर का तस्करा किया तो उसने बताया कि इसने वो खंजर छोटी बीवी जी को दे दिया है और छोटी बीवी जी ने कहा है कि वो इस खतरनाक चीज़ को कहीं फेंक देगी। मैं माँ की बात सुनकर खामोश हो रहा। छोटी बीवी जी से इस बारे में बात करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। उसके चेहरे पर अचानक एक रंग सा आ गया। इस रंग में एक अजीब सा जोश महसूस किया जाता था। शायद वो किसी चोर जज्बे का था जो एक चोर के चेहरे पर नमूदार हो गया था। जब मुझे पता चला था कि मीरू ने पुलिस वालों को ये बताने से मना कर दिया है कि वो वारदात वाली रात कहाँ था, तो मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ था कि यकीनी तौर पर वो किसी ऐसी जगह मसरूफ रहा होगा जिसका वो इजहार करना मुनासिब नहीं समझता होगा। फिर इसके साबिक शौक के बारे में जानने के बाद मेरा जहन चोरी ही की तरफ गया था और अब मीरू की ज़बानी इसकी तस्दीक भी हो गई थी। मुज़फ़्फ़र अली को गवाही के लिए तैयार करना कोई मसला नहीं था। दूसरी अहम बात, मैं मीरू से खंजर के बारे में मालूम करना चाहता था और इस सिलसिले में मीरू ने जो कहानी सुनाई थी वो इसकी माँ के बयान से मुताबिकत रखती थी। अब कोई ख़ास बात बाकी नहीं रह गई थी जो मीरू से पूछी जाती, इसलिए चंद रस्मी से सवालात के बाद मैं वहाँ से चला आया। मैं जब वापस जा रहा था तो मुझे मालूम हुआ था कि एसएचओ साहब आ गए हैं। जाते जाते मैंने इनसे मिलना भी ज़रूरी समझा। इस तरह मुझे एफआईआर देखने का मौका मिल गया। दरहकीकत मेरे लिए जानना ज़रूरी था कि मुल्ज़िम पर कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं। अगरचे ये काम खासा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल मैंने किसी न किसी तौर कर ही डाला। पुलिस ने मुल्ज़िम अमीर बख्श उर्फ मीरू को दफ़ात 302 और 300 के तहत गिरफ्तार करके अदालत से 7 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया था। दफ़ा 302 तो मलिक नवाज के कत्ल के इल्ज़ाम में लगाई गई थी, जबकि दफ़ा 380 के तहत मीरू पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने मकतूल के घर से 1 लाख रुपए के करेंसी नोट भी चोरी किए थे। मैं थाने से निकलकर अपनी गाड़ी में आ बैठा। उस वक्त तक अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो रसूलन बीवी ने बेचैनी से इस्तफसार किया, वकील साहब मेरा मीरू छूट जाएगा ना? उसकी बूढ़ी आंखों में उम्मीद के दिए टिमटिमा रहे थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से गाड़ी को ड्राइव करते हुए मेन रोड पर ले आया। मैं पिछली सीट का मंजर दिखाने वाले आईने में रसूलन बीवी के इज़्तिराब का जायज़ा ले रहा था। कुछ देर के बाद वो लरजती हुई आवाज़ में बोली, वकील साहब मेरे दिल में तो जैसे पंखे से लग गए हैं। मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह तड़प रही हूँ। आपने कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया तो मेरा कलेजा फट जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखें, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। मैं आपको अदालत से इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मैंने रसूलन बीवी को कुछ ज़रूरी हिदायत दी और इसे मलिक नवाज अली के बंगले के नज़दीक ड्रॉप करने के बाद अपने घर की राह ली। मुझे इस केस की तैयारी के लिए अभी बहुत से ज़रूरी काम करना थे। फिर पूरे केस का बारीकबीनी से मुताला भी करना था। मैं जानता था कि आइंदा 2-3 रोज़ में मुझे बहुत मसरूफ़ रहना था। पुलिस ने 5वें रोज़ अदालत में चालान पेश कर दिया। पुलिस के लिए यह एक रूखा फीका केस था। मीरू के बजाय अगर कोई मोटी मुर्गी इनके हत्थे चढ़ती तो वो मज़ीद 7 रोज़ का
और रिमांड ले सकते थे। रिमांड का दौरानिया पुलिस के लिए किसी सुनहरी दौर से कम नहीं होता, और अगर असामी कोई मालदार किस्म की हो तो इनके वारे न्यारे हो जाते हैं। जाहिर है मुलजिम के साहिब हैसियत लवाहिकीन इसे पुलिस की तफ्तीश से बचाने के लिए अपनी जानिब से कोई कसर उठा नहीं रखते। मीरू ने मेरी हिदायत के मुताबिक इकबाल जुम कर लिया था। मैंने इसे ताकीद की थी कि अगर पुलिस की मजीद मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होने का मूड नहीं है तो भलाई इसी में है कि इसके हस्बे मंशा बयान दे दिया जाए। बसूरत दीगर वो यही काम अपने मकबूल आम मुरवजा हथकंडों से करा लेने में खासी महारत रखते हैं। मेरी बात मीरू की समझ में आ गई थी और वो मजीद मारपीट से महफूज रहा था। पुलिस की कस्टडी में किए गए इकबाल जुर्म को मैं अदालत के कमरे में मुलजिम के मुंह से निकले हुए एक ही जुमले से बातिल साबित कर सकता था। पुलिस ने अपने चालान में कत्ल का मुहर्रिक मोहब्बत और रकाबत को करार दिया था। मीरू की दास्तान इश्क अब दिल की अदालत से दुनिया की अदालत तक दराज हो चुकी थी। मैंने अपना वकालतनामा में मीरू की दरख्वास्त जमानत अदालत में दाखिल कर दिया था। इस तकाज़ा की जानिब से कोई ऐनी शाहिद अदालत में पेश नहीं हुआ था, लिहाजा मकतूल की बेवा बिल्किस जहां, मकतूल का बेटा बरकत और चौकीदार बंदूक खान बतौर गवाह मौजूद थे। एक और शख्स तसद्दुक हुसैन का नाम भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल था। तसद्दुक हुसैन मलिक नवाज अली की रिहाइशगाह के अकब में वाक़े एक बंगले का चौकीदार था। मैं पुलिस को दिए हुए गवाहों के बयानात की नकूल हासिल करने में कामयाब हो गया था। पुलिस के तैयार करदा मुशीरनामे की एक कापी में पहले ही हासिल कर चुका था, साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी आगाह हो चुका था। इस रिपोर्ट के मुताबिक मलिक नवाज की मौत 10 जनवरी की सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट ने मीरू के हक में गई थी। खंजर के दस्ते पर पाए जाने वाले निशानात मीरू की उंगलियों के निशानात से कतई मुख्तलिफ थे। अदालत ने मीरू की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुकदमे की इब्तिदाई कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अदालत ने बाकायदा समाअत के लिए तारीख दे दी। मीरू को जुडिशल कस्टडी के तहत जेल भेज दिया गया था। अपने इकबाली बयान की सारी जिम्मेदारी उसने पुलिस पर डाल दी थी। मैं अदालत से बाहर आया तो मीरू की मां मेरे साथ साथ थी। वकील साहब, मीरू को तो सजा हो गई, इसे जेल भेज दिया गया है। वो रुहासी हो रही थी। आप तो कह रहे थे वो रिहा हो जाएगा। मैंने कहा, मीरू को अदालत ने सजा नहीं सुनाई है, अभी तो मुकदमा शुरू हुआ है। इंशाल्लाह मैं एक दो पेशियों में उसकी जमानत करवाने में कामयाब हो जाऊंगा। रसूलन बीबी इस दौरान में मलिक नवाज अली के बंगले को खैरबाद कह चुकी थी और अपने एक रिश्तेदार के यहाँ उठाई थी। बरकत ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसने इसकी कोई बात नहीं मानी थी। इस रोज दूसरी अदालतों में भी मेरे चंद मुकदमात ज़ेरे समाअत थे। रसूलन बीबी को रुखसत करने के बाद मैं एक दूसरी अदालत की जानिब बढ़ गया। आज का दिन मुझे बहुत मसरूफ रहना था। फिर रात घर जाकर भी मीरू की फाइल का मुताला करना था। मैं पेशी से पहले अच्छी तरह तैयारी कर लेना चाहता था। ये मेरा हमेशा से मामूल रहा था। इस रोज अदालत में खासा रश था। मैंने हाजिरी लगाने के बाद पेशकार से अपने मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि आज पहला केस हमारा ही है। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस की गाड़ी में मीरू को अदालत में लाया गया। तफ्तीशी अफसर एक एएसआई था, उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। मीरू के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। जज साहब की आमद के बाद मुकदमे की बाकायदा कार्रवाई का आगाज हुआ। सबसे पहले इस्तगासा के गवाहों में से मकतूल का चौकीदार बंदूक खान गवाहों के कटहरे में लाया गया। हलफ उठाने के बाद उसने बयान दिया कि 10 जनवरी की सुबह वह हस्बे मामूल नमाज फजर से फारिग होकर बैरूनी गेट पर ड्यूटी दे रहा था। कुछ ही देर के बाद बिल्किस जहां ने उसे गेट खोलने के लिए कहा। उसने हुक्म की तामील की। बिल्किस जहां के जाने के बाद उसने गेट बंद कर दिया। वो बिल्किस जहां को इतनी सुबह गाड़ी में कहीं जाते हुए देखकर हैरान तो हुआ था, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। उसके ख्याल में तो मलिक साहब को जाना चाहिए था। रात को मलिक नवाज ने उससे कहा था कि वो सुबह बरकत को लेने के लिए एयरपोर्ट जाएगा और ये हिदायत भी की थी कि इस बात का जिक्र वो किसी और से ना करे। मलिक साहब का ड्राइवर अपनी शादी के सिलसिले में 1 माह के लिए मर्दान गया हुआ था। इस दौरान में मलिक साहब ने जब अलस सुबह एयरपोर्ट जाने का तस्करा किया था तो बंदूक खान ने मशवरा दिया था कि अगर वो इजाज़त दें तो बंदूक खान खुद जाकर अपने छोटे मालिक को एयरपोर्ट से ले आए, क्योंकि वो जानता था कि मलिक साहब की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती थी और इतनी सर्दी में इनका घर से निकलना इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता था।
मगर मलिक साहब ने ये कहकर उसकी बात रद्द कर दी थी कि वो हर हाल में खुद जाना चाहते हैं। बंदूक खान इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। मलिक नवाज अली की मौत के बारे में उसी वक्त पता चला था जब बिल्किस जहां बरकत के साथ वापस आई थी और उसने मलिक साहब के बेडरूम में दाखिल होते ही चीखो पुकार शुरू कर दी थी। बंदूक खान का बयान ख़त्म हुआ तो जज ने मेरी जानिब देखा, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि मैं चाहूँ तो जिरा शुरू कर सकता हूँ। मैंने जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, बंदूक खान, आपने अपने खल्फिया बयान में अभी अदालत को बताया है कि वक़ुआ की रात मकतूल ने आपको बताया था कि वो अलसुबह अपने बेटे को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने कितने बजे जाने को कहा था? उन्होंने वक्त नहीं बताया था, बस ये कहा था कि अजान के बाद जाएंगे। मैंने पूछा, आजकल फजर की अजान कमोबेश 6 बजे होती है। आमतौर पर अजान के 20-25 मिनट बाद नमाज अदा की जाती है। आप ये बताएं कि आपने अजान के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ ली थी या कुछ वक्फे के बाद पढ़ी थी? हम जब नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो इस वक्त हमारा घड़ी में 6:20 हुआ था। आपने बताया कि मकतूल ने अजान के बाद एयरपोर्ट जाने का इरादा जाहिर किया था, लेकिन जब वो अजान के बाद रवाना नहीं हुआ तो आपको तशवीश नहीं हुई? हुआ था जनाब, हमको तशवीश हुआ था, मगर हमने सोचा कि शायद देर से जाएगा। हमारा साहब का तबीयत भी ठीक नहीं था, इसीलिए इस रोज़ हम मस्जिद भी नहीं गया, बल्कि अपने केबिन में ही हमने नमाज अदा किया था। वकील इस्तग़ासा इत्मीनान से मेरी कार्रवाई का जायज़ा ले रहा था। अभी तक उसने मेरे किसी सवाल पर एतराज़ नहीं किया था। मैंने बंदूक खान से पूछा, बंदूक खान, जब मकतूल के बजाय उसकी बीवी गाड़ी में बैठकर रवाना हो रही थी तो आपको कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था? आप बता चुके हैं कि मकतूल ने खुद एयरपोर्ट जाने के बारे में रात ही आपको आगाह कर दिया था। हमको हैरत तो बहुत हुआ था वकील साहब, मगर हमने सोचा साहब का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया होगा जो बेगम साहिबा खुद जा रहा है। बंदूक खान, मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए सवाल किया, आपने अपनी बेगम साहिबा से ये पूछने की कोशिश की थी कि मलिक साहब खुद क्यों नहीं जा रहे हैं? वह एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया और फिर जल्दी से बोला, नहीं जनाब, हमने बेगम साहिबा से कुछ नहीं पूछा था। बंदूक खान, आपने पुलिस को जो बयान दिया था इसमें यह बात दर्ज है कि जब आपने मकतूल के बजाय उसकी बीवी को गाड़ी निकालते हुए देखा तो इससे इस बारे में पूछा था। बिल्किस जहां ने आपको जवाब दिया था कि मलिक साहब रात भर शदीद तकलीफ में मुब्तला रहे थे, चुनांचे उसने उन्हें आराम करने की ताकीद की थी और खुद बरकत को लेने एयरपोर्ट जा रही थी। बंदूक खान, आपके कौन से बयान को दुरुस्त समझा जाए? वो तसब्सुब का शिकार नजर आने लगा। उसने परेशान नज़रों से बिल्किस जहां की जानिब देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, हमने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। जनाब आली, मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, पुलिस ने गवाहों के जो बयान अदालत में पेश किए हैं, इनमें बंदूक खान के बयान में वो बात मौजूद है जिसके लिए गवाह इनकार कर रहा है। बयान के नीचे गवाह का निशान अंगूठा भी मौजूद है। जज ने बंदूक खान से कहा, वकील सफाई के सवाल का जवाब दिया जाए। बंदूक खान ने थूक निकलते हुए कहा, हम कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जनाब। पुलिस ने हमसे जो पूछा हमने बताया, हमने ऐसा कोई बात नहीं कहा था। पुलिस ने अपनी तरफ से खुद ही लिख लिया होगा। ठीक है बंदूक खान, मैंने अपने अंदाज में ज़रा सी तब्दीली पैदा करते हुए सवाल किया, बिल्किस जहां की गाड़ी कितने बजे बंगले से रवाना हुई थी? हमारे केबिन में दीवार का घड़ी लगा हुआ है, बंदूक खान ने जवाब दिया। बेगम जाने के बाद हम गेट बंद करके अपने केबिन में आ गया था। इसी वक्त हमारा नज़र घड़ी पर पड़ा था। ठीक 6:30 बजे का वक्त था। जज ने अपने कागजात में कुछ नोट किया। मैंने बंदूक खान से सवाल किया, बेगम साहिबा की वापसी कब हुई थी? दोपहर से काफ़ी देर पहले, बंदूक खान ने बताया। हमने वक्त नहीं देखा। ठीक है, मैंने जज की जानिब मुड़ते हुए कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली। मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बंदूक खान के बाद तसद्दुक हुसैन गवाहों के कठघरे में आया। उसने बयान देते हुए कहा कि 9 जनवरी की रात उसके मालिक के बेटे की सालगिरह थी, इसलिए इनकी कोठी में रात गए तक खूब हंगामा रहा था। तसद्दुक हुसैन मज़कूरा कोठी में चौकीदार था और ये कोठी मलिक नवाज अली के बंगले के अक़ब में वाक़ थी। मलिक नवाज के बंगले का अक़बी दरवाज़ा कोठी की जानिब ही खुलता था। तसद्दुक हुसैन ने बताया कि मैं रात तकरीबन 2 बजे फारिग हुआ था। मेहमान एक एक करके जा रहे थे और मुझे बार बार इनके लिए गेट खोलना पड़ता था। जब आखिरी मेहमान जा चुका तो मैंने सुकून की सांस ली। इस वक्त 2:10 हुए थे। मैंने गेट को अंदर से लॉक किया और सोने के लिए अपने क्वार्टर में चला आया।
अभी मुझे सोए हुए थोड़ी देर हुई थी कि मेरी आंख खुल गई। मुझे अपने पेट में गड़बड़ का एहसास हुआ तो मैं फौरन बाथरूम की तरफ चला गया। शायद रात को ज़्यादा खा लेने की वजह से मेरा पेट खराब हो गया था। बाथरूम में अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद मैं फारिग हुआ तो सोचा, चलो जाग तो गया हूँ, क्यों ना एक चक्कर कोठी के सामने के हिस्से का भी लगा लूँ। मैंने अच्छी तरह घूम फिर कर तसल्ली कर ली। बैरूनी गेट के ताले को चेक करने के बाद मैं अपने क्वार्टर की जानिब जाने के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने मलिक साहब के पिछवाड़े एक शख्स को मशकूक अंदाज में गुजरते हुए देखा। उसने सर्दी से बचने के लिए चादर की बुक्कल मार रखी थी। मैंने इस बात का कोई खास नोटिस नहीं लिया और अपने क्वार्टर में जाकर सो गया। दूसरे रोज मलिक साहब के कत्ल का चर्चा हुआ तो मुझे वो पुरस्कार शख्स याद आ गया। फिर पुलिस के पूछने पर मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। तसद्दुक हुसैन ने पुलिस को जो बयान दिया था, कमोबेश वैसा ही बयान उसने आज भी दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे कोई काम की बात मालूम हो सकेगी। मैं खामखा जिरा करके अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मेरी जानिब से जब किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं हुआ तो जज ने अगले गवाह को पेश करने का हुक्म दिया। अगला नंबर बरकत का था। वो बेचारा यहाँ पहुँचते ही मुश्किलात में घिर गया था। पहले तो बाप की मौत का सदमा ही कुछ कम न था और अब पुलिस और कोर्ट के चक्कर ने उसे खासा परेशान कर दिया था। बाप से इसके लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन बहरहाल वो उसका बाप था। रसूलन की ज़बानी मुझे बरकत के बारे में जो कुछ मालूम हो चुका था, उसके मुताबिक वो एक नहायती माकूल और समझदार शख्स था। उसने अपना तवील बयान मुकम्मल किया तो मैंने रसूलन से हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में जिराब शुरू की। बरकत साहब, आपने बताया कि आप अपने वालिद की दूसरी शादी से खुश नहीं थे और आपने इनसे अरसा हुआ कि ताल्लुक़ कर रखा था। फिर अपनी अचानक आमद की वजूहात बताएंगे? मुझे एतराज़ है जनाब, वकील इस्तग़ासा ने अपनी जगह से उठकर तेज़ आवाज़ में कहा। जनाब अली, फाजिल वकील का सवाल गैर मुतालिक है। मौजूदा मुकदमे से इसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब अली, ये सवाल गैर मुतालिक नहीं है। गवाह बरकत ने अपने बयान में कहा है कि मलिक नवाज अली ने उसे किसी खास मकसद के लिए बाइसरार यहाँ बुलाया था और इस बात को अपनी बीवी बिल्किस जहाँ से पोशीदा रखने की ताकीद की थी, बल्कि मकतूल तबीयत खराब होने के बावजूद भी अलग सुबह अपने बेटे को लेने खुद एयरपोर्ट जाना चाहता था। अदालत के इल्म में ये बात आना चाहिए कि ऐसी कौन सी बात थी जिसका जिक्र मकतूल ने अपनी बीवी से भी नहीं किया था। ये बात अब मलिक साहब से तो पूछी नहीं जा सकती। अगर वकील इस्तग़ासा ऐसा कर सकते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। आखिरी जुमला मैंने दानिस्ता इस्तग़ासा के वकील को चिढ़ाने के लिए अदा किया था। जज ने वकील इस्तग़ासा का एतराज़ रद्द करते हुए मुझे चिरा जारी रखने का इशारा किया और मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाया। बरकत साहब, मकतूल ने आपको बताया तो होगा कि अचानक उसे आपको बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? जी हाँ, उन्होंने अपने वसीयतनामे का जिक्र किया था। वो मेरी मौजूदगी में नया वसीयतनामा लिखवाना चाहते थे। ये 1 माह पहले की बात है। उन्होंने फ़ोन पर मुझे बताया था। हालांकि काफ़ी अरसे से हमारे दरमियान बराए नाम ही राब्ता रह गया था। मम्मी की डेथ के बाद मैं डैडी से बिल्कुल ही मुतनफ़र हो गया था। मैं तो मम्मी की मौत का ज़िम्मेदार भी डैडी ही को समझता हूँ। अगर वो अपने रवैये में तब्दीली पैदा कर लेते तो शायद वो आसानी से मौत का हमकिनार ना होती, क्योंकि डॉक्टरों ने मम्मी की मुतवक्के मौत का ऐलान तो बहुत पहले ही कर दिया था। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। नईमा खातून कैंसर ऐसे मौजी मर्ज में मुब्तला थीं। गालिबन अस्पताल ही में इनका इंतकाल हुआ था। ये वाकई एक गैर मुतालिक सवाल था, लेकिन मैंने दानिस्ता ये जिक्र छेड़ा था। इस तरह बरकत से बहुत मुफीद मालूमात हासिल हो सकती थी। रसूलन की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि बरकत अपनी माँ को बेइंतहा चाहता था। नईमा खातून के आखिरी सांसों में बरकत उसके पास था। मलिक नवाज अली को तो अपने बिजनेस ही से फुर्सत नहीं थी। वो समंदर पार बिस्तर मर्ग पर पड़ी नईमा पर क्या तवज्जो देता। फिर अब नईमा उसके किसी मसरफ की भी नहीं रही थी। उसकी दिलबस्तगी के लिए बिल्किस जहाँ जो मौजूद थी। मैंने इन्हें अपने पास बुला लिया था। बरकत ने जज्बात में डूबी हुई आवाज़ में जवाब दिया। इससे पेशतर भी वो न्यूयॉर्क के एक मारूफ अस्पताल में कई बार इलाज की गरज से आ चुकी थीं। मरने से पहले वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अमल से भी गुजर चुकी थीं। इससे पहले 3 मरतबा डॉक्टरों ने इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया था। जनाब अली, यहाँ कत्ल के मुकदमे की समाअत हो रही है, न कि हम नईमा खातून की बीमारी की दास्तान सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वकील इस्तग़ासा के सब्र का पैमाना छलक उठा था।
فاضل وکیل عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جذباتی کہانیاں سنا کر وہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے کہا، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، برکت صاحب، ملک صاحب نے آپ کی غیر موجودگی میں دوسری شادی کی تھی۔ یہاں آ کر آپ پہلی بار اپنی سوتیلی والدہ بلقیس جہاں سے ملنے والے تھے۔ آپ کو یقین تھا کہ آپ انہیں پہچان لیں گے؟ پہچان کا کیا سوال جناب، برکت نے جلدی سے کہا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیڈی کے بجائے بلقیس جہاں میرے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہوں گی۔ مجھے تو ڈیڈی نے خود خاص طور پر یہ بات کہی تھی کہ وہ میری آمد سے اپنی نئی منکوہاں کو بے خبر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے دانستہ یہ سوال کیا تھا تاکہ یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر آ جائے۔ آپ نے بلقیس جہاں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ انہوں نے خود کو کیا کہہ کر آپ سے متعارف کرایا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ وہ آپ کے والد کی دوسری بیوی ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ آنے پر رضامندی ظاہر کر دی، حالانکہ بقول آپ کے ملک صاحب نے آپ کی آمد کو بلقیس جہاں سے خفیہ رکھنے کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے میری تصویر سے مجھے پہچان لیا تھا، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ جب میں نے پوچھا کہ ڈیڈی کیوں نہیں آئے تو انہوں نے بتایا کہ ڈیڈی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ میں نے یقین کر لیا اور ان کے ساتھ چلا آیا۔ جج کئی بار کھڑی کی جانب دیکھ چکا تھا۔ میں نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، برکت صاحب، آپ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ آپ کی فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی۔ کیا آپ نے اس کی اطلاع ملک صاحب کو دی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا، مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ مجھے بورڈنگ کارڈ مل چکا تھا جب معلوم ہوا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ میں آدھے گھنٹے کی تاخیر ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ آدھا گھنٹہ رینگتے ہوئے 3 گھنٹوں تک پہنچ گیا تھا۔ ہمارے جہاز نے 3 گھنٹے کی تاخیر سے پرواز کی تھی۔ آپ کو نارمل وے میں کتنے بجے کراچی ایئرپورٹ میں پہنچنا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر فلائٹ لیٹ نہ ہوتی تو آپ کتنے بجے پہنچ جاتے؟ صبح 5:56 ارائیول کا وقت تھا، یعنی جب آپ اپنے ملک کی سرزمین کو چھوتے تو فجر کی اذان ہو رہی ہوتی۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، بنگلے پر آپ کس وقت پہنچے تھے؟ میں نے ایئرپورٹ کے پارکنگ لاٹ سے نکلتے ہوئے گھڑی دیکھی تھی۔ میری گھڑی میں اس وقت 10 بجے تھے۔ میں نے جہاز میں سوار ہوتے ہی اسے پاکستانی وقت کے مطابق سیٹ کر لیا تھا۔ ایئرپورٹ سے بنگلے کا راستہ بمشکل 10-15 منٹ کا ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم گھر کب پہنچے ہوں گے۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ سماعت کی تاریخ دے دی۔ میں عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو رسولن بی بی میرے ساتھ تھی۔ میرو کو پولیس اپنی نگرانی میں لے گئی تھی۔ میں رسولن کو تسلی دے کر رخصت کر چکا تو مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دے کر مخاطب کیا، وکیل صاحب، 1 منٹ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ برکت تھا۔ وہ تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ میں برآمدے ہی میں رک گیا۔ وہ اکیلا ہی میرے پاس آیا تھا۔ کچھ فاصلے پر بلقیس جہاں بھی کھڑی ہوئی مجھے نظر آ گئی۔ جی فرمائیے برکت صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ برکت میرے نزدیک آیا تو میں نے استفسار کیا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں وکیل صاحب۔ اس نے شائستہ انداز میں کہا، آپ کا نام؟ میں نے کہا، مجھے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کہتے ہیں۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ کنکھیوں سے بلقیس جہاں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے پراسرار انداز نے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کل میرے دفتر تشریف لے آئیں۔ میں نے جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے تھماتے ہوئے کہا، کل عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں ہے۔ میں پورا دن اپنے دفتر ہی میں گزاروں گا۔ آپ 11 بجے کے بعد کسی بھی وقت تشریف لے آئیں۔ اس نے چپکے سے کارڈ مجھ سے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور پھر میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ جب تک میرے پاس کھڑا رہا تھا میں نے محسوس کیا تھا کہ اس دوران میں بلقیس جہاں بے چین نظروں سے ہماری جانب ہی دیکھتی رہی تھی۔ میں اس پر توجہ دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ دوسرے روز ٹھیک 11 بجے وہ میرے دفتر میں موجود تھا۔ میں اس وقت اپنے ایک سابق موکل سے کسی معاملے پر بات چیت کر رہا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو میری سیکرٹری نے اسے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب، گزشتہ روز میں نے عدالت میں آپ کی پیشہ ورانہ مہارت کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، میں بھی آپ کی خدمات اپنے سلسلے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آپ کس سلسلے میں مجھے اپنا وکیل مقرر کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ڈیڈی کے قاتل کو پھانسی پر لٹکوا دیں
वो गुस्से को ज़ब्त करते हुए बोला, आप गलत जगह पर आ गए हैं। मैंने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा, मीरू मेरा मौक्किल है, मेरा काम इसे अदालत से इंसाफ दिलाना है। वो बेगुनाह है, इसे किसी गहरी साजिश के तहत फंसाया गया है और इंशाल्लाह मैं इसे बरी कराने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरा मतलब भी यही है वकील साहब। मैं समझा नहीं। उसने समझाया, मैं भी मीरू को बेगुनाह समझता हूँ। वो इतना बड़ा कदम किसी भी तरह नहीं उठा सकता। मैं इसे बचपन से जानता हूँ। रसूलन की खिदमत मेरे सामने है। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। सोचता हूँ तो सर में टीसें सी उठने लगती हैं। आप चाहें और कोशिश करें तो डैडी के कातिल तक पहुँच सकते हैं। कातिल तक पहुँचना पुलिस का काम है। मेरा काम तो अपने मौक्किल को इंसाफ दिलवाना है। मैंने हमदर्दी से कहा, अगर आप मीरू को कातिल नहीं समझते तो मुझे बताएं, आपकी नज़र में कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो मलिक साहब की जान के दर पे हो। मैंने महसूस कर लिया था कि बरकत से कोई काम की बात मालूम हो सकती थी। वो बोला, मैं यकीन से तो कुछ कह नहीं सकता। मैंने काफ़ी अरसे से इनके मामलात में दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। मुझे तालीमी अखराजात के लिए वो बाकायदगी से एक माकूल रकम भेजते रहते थे। मैं नहीं जानता कि इन दिनों किन किन लोगों से उनके क्या क्या मामलात चल रहे थे। मैंने सवाल किया, आपने अदालत में किसी वसीयतनामे का जिक्र किया था। वो कुछ देर तक पुरख्याल अंदाज में खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर निहायत ही ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ, डैडी इल्म नुजूम पर बहुत एतकाद रखते थे और कभी कभी वो इस शहर के एक मशहूर व मारूफ नजूमी के पास अपना जायचा बनवाने के लिए जाया करते थे। नजूमी ने इनके लिए खराब वक्त की पेशीन गोई की थी और कुछ मुफीद मशवरे भी दिए थे। डैडी नजूमी के इन मशवरों की रोशनी में अपनी वसीयत में कुछ तब्दीली करके नई वसीयत लिखवाना चाहते थे। उन्होंने अपने वकील को भी अपने इरादे से आगाह कर दिया था और बस मेरी आमद का मुंतजिर था। फिर मैं आया तो वो जुमला अधूरा छोड़कर ख्यालों की दुनिया में खो गया। मैंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद उसकी हालत ज़रा संभली तो मैंने कहा, बरकत साहब, आप ज़रा सोचकर ठीक ठीक बताएं। मैंने जुमला जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया था। वो सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आपके डैडी की मौत से किस शख्स को फ़ायदा पहुंच सकता था? मेरा मतलब है कि इनकी दौलत, जायदाद और कारोबार वगैरह किसके हिस्से में आता? जाहिर है इनकी बीवी बिल्किस जहां और मैं, इनका बेटा, हम ही दो अफराद ऐसे हो सकते हैं जो इनकी वफात के बाद हर चीज़ के हकदार हैं। आपको मालूम है कि मलिक साहब जिस वसीयतनामे में तब्दीली के ख्वाहां थे, इसमें दर्ज वसीयत की नौयत क्या थी? मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। मलिक साहब के वकील को मलिक साहब की मौत का पता तो चल गया होगा। आपकी इनसे मुलाकात हुई? मेरी फ़ोन पर इससे बात हो चुकी है, लेकिन अभी मुलाकात नहीं हो सकी। बरकत ने बताया, 9 जनवरी की सुबह सड़क पार करते हुए एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ने इन्हें टक्कर मार दी थी, जिसके नतीजे में इनकी दाएं टांग में फ्रैक्चर हो गया था। वो इस रोज से बेड पर पड़े हुए हैं। अब मैं इनसे घर पर ही मुलाकात के बारे में सोच रहा हूँ। हादसे के बारे में सुनकर मैं चौंक पड़ा और फौरी तौर पर मेरा जहन एक शनासा वकील फिरोज चुगताई की तरफ चला गया। मैंने पूछा, मलिक साहब के वकील का नाम फिरोज चुगताई तो नहीं है? जी हाँ बिल्कुल। आप इन्हें जानते हैं क्या? चंद पेशावराना मुलाकातें रही हैं। मैंने कहा, आज शाम घर पर इनसे मिल लिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ चलूं? ज़रूर चलें, मैंने खुशदिली से कहा। फिरोज चुगताई साहब इस केस में हमारी खासी मदद कर सकते हैं। कुछ देर हमारे दरमियान इस केस से मुतालिक गुफ्तगू होती रही, फिर दोबारा आने का कहकर बरकत रुखसत हो गया। फिरोज चुगताई से मुझे बहुत कारामद मालूमात हासिल हुई। उसने कुछ ऐसी बातें भी बताईं जिनसे मेरे बाद शकूक यकीन में बदल गए। मैंने इस केस के बारे में जो अंदाजे कायम किए थे, फिरोज चुगताई से मुलाकात के बाद इनकी तस्दीक हो गई थी। अगली समाअतों के दौरान ये बातें रफ्ता रफ्ता खुलकर सामने आती चली गईं। अदालती कार्रवाइयाँ और इनकी तफसीलात, मुकदमात की तवालत, पेशियाँ, कानूनी ज़ाब्ते, ये सब बेइंतहा सब्र आजमा चीज़ें हैं। कभी जज मौजूद नहीं है तो कभी वकील गैर हाजिर है। फिर हर अदालत में केसों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि पेशकार के ताउन के बगैर बारी आना मुमकिन ही नहीं होता। बारी आ भी जाए तो मुमकिन है कोई और पेचीदगी पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन जिस गवाह की ज़रूरत होती है वो गैर हाजिर होता है। अलगर्ज़ खुदा दुश्मन को भी अदालतों के चक्कर से बचाए।
میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ تک صرف کیس سے متعلق ضروری چیزیں ہی پہنچ سکیں۔ غیر ضروری تفصیلات اور مقدمات کی بوریت میں مبتلا کر دینے والی کارروائیوں کے بیان سے میں پرہیز کرتا رہا ہوں۔ آج کی پیشی میں بلقیس جہاں کی گواہی ہونا تھی۔ بلقیس جہاں اس کیس میں میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے اب تک جو محنت کی تھی، اس کے نتیجے میں بلقیس جہاں کو میں نے اپنے خصوصی ٹارگٹ کے لیے چن لیا تھا۔ وہ حلفیہ بیان دینے کے بعد فارغ ہوئی تو میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ محترمہ بلقیس جہاں، مقتول کے بیٹے برکت نے بتایا ہے کہ مقتول نے اپنے بیٹے کی آمد سے آپ کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ دانستہ آپ سے یہ بات چھپانا چاہتے تھے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ برکت کا بیان جھوٹ کے بلندے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اسے یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یعنی آپ مقتول کے بیٹے کی آمد سے باخبر تھیں؟ میرا مطلب ہے کہ مقتول نے آپ کو سب کچھ بتا رکھا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ محترمہ بلقیس جہاں، آپ نے بتایا ہے کہ برکت نے جھوٹا بیان دیا ہے، لیکن عدالت کو بتائیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ برکت مجھ سے جیلس ہے۔ اس کی وجہ؟ اس نے امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ فاضل وکیل نے عدالت سے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی گواہ کو غیر ضروری سوالات میں الجھا کر عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے کوئی غیر ضروری سوال نہیں کیا جناب، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے۔ مقتول نے اپنے بیٹے کو کسی ضروری کام کے لیے بلایا تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں اپنی وصیت میں کوئی تبدیلی کرانا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے اپنی اہلیہ سے بھی پوشیدہ رکھی تھی۔ یہ حقیقت بھی عدالت کے علم میں آ چکی ہے کہ برکت مقتول کی بلقیس جہاں سے شادی پر خوش نہیں تھا۔ وہ اپنی والدہ نعیمہ خاتون کی موت کا ذمہ دار مقتول کو سمجھتا تھا۔ اس حوالے سے وہ بلقیس جہاں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ پھر بلقیس جہاں وہ ہستی ہیں جس نے مقتول کو آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، محترمہ بلقیس جہاں، آپ کے خیال میں برکت آپ سے جیلس ہے۔ اس نے دشمنی میں ایسا بیان دیا ہے جس سے آپ کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ برکت کون سی تاریخ اور کون سی فلائٹ سے پاکستان پہنچ رہا ہے۔ یعنی مقتول نے آپ کو سب کچھ بتا رکھا تھا۔ جی ہاں، محترمہ بلقیس جہاں، آپ کے چوکیدار بندوق خان کے بیان سے برکت کی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مقتول نے برکت کو بتا رکھا تھا کہ وہ خود ایئرپورٹ پر اسے لینے کے لیے جائے گا۔ پھر آپ کیسے ایئرپورٹ پر پہنچ گئیں؟ جناب عالی، معلوم ہوتا ہے کہ فاضل وکیل کی یادداشت خاصی کمزور ہو چکی ہے۔ وکیل استغاثہ نے بیچ میں ٹانگ پھنساتے ہوئے کہا۔ بندوق خان نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس نے مقتول کے بجائے جب بلقیس جہاں کو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوتے وقت دیکھا تو اس کی وجہ دریافت کی تھی، اور بلقیس جہاں نے کوئی وجہ بتائی بھی تھی۔ وکیل صاحب، ذرا ذہن پر زور دیں۔ ذہن پر زور دینے کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے وکیل صاحب، میں نے مسکرا کر وکیل استغاثہ سے کہا۔ آپ اپنا ریکارڈ درست فرما لیں۔ گواہ بندوق خان فاضل عدالت میں اس بات سے انکار کر چکا ہے کہ اس نے اس نوعیت کا کوئی بیان پولیس کو دیا تھا۔ غیر ضروری بحث سے پرہیز کیا جائے، جج نے حکم دیا اور پھر مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے کہا، محترمہ بلقیس جہاں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ برکت الگ صبح کراچی پہنچ رہے ہیں؟ مجھے ملک صاحب نے بتا رکھا تھا اور انہی کے کہنے پر میں ایئرپورٹ گئی تھی۔ آپ نے گھر سے نکلتے وقت یہ تصدیق کر لی تھی کہ فلائٹ اپنے وقت پر پہنچ رہی ہے؟ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ گویا آپ کو ایئرپورٹ پر پہنچ کر معلوم ہوا تھا کہ فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی؟ جی ہاں، محترمہ بلقیس جہاں، آپ نے ایئرپورٹ کے باہر 3 گھنٹے انتظار کرنے کو کیوں ترجیح دی؟ آپ واپس آ کر یہ 3 گھنٹے آرام سے گھر میں گزار سکتی تھیں۔ آپ کے گھر سے بسہولت 15-20 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے اس جرم میں پھانسی چڑھوا دیں جناب وکیل صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ خواہ مخواہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی بی، آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں، جج نے بلقیس جہاں سے کہا۔ وہ بولی، میری مرضی، میں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ آپ کو میرے ایئرپورٹ پر انتظار کرنے پر کیا اعتراض ہے؟ وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ محترمہ بلقیس جہاں، جب آپ ایئرپورٹ جانے کے لیے روانہ ہو رہی تھیں اس وقت مقتول کیا کر رہا تھا؟ وہ سو رہے تھے۔ رات بھر وہ شدید بے چینی میں مبتلا رہے تھے۔ کوئی 4 بجے ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں بیزاری عیاں تھی۔ آپ نے گھر سے نکلتے وقت انہیں اپنی روانگی کے بارے میں مطلع کیا تھا؟
मैंने इन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपने सवालात का जाविया तब्दील करते हुए पूछा, मोहतरमा बिल्किस जहां, जिस खंजर से आपके शौहर को कत्ल किया गया, आपके बकौल वो खंजर मुलजिम मीरू की मिल्कियत है। पुलिस को आपने यही बयान दिया था। आप फासिल अदालत को बताना पसंद करेंगी कि आप कैसे जानती थीं कि वो खंजर मीरू का था? मैंने एक मर्तबा उसे मीरू के पास देखा था। ये वारदात से कितना अरसा पहले की बात है? 2 माह पहले। उसने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, यानी कि 2 माह पेशतर। देखा हुआ खंजर आपकी याददाश्त में महफूज रह गया था और आपने उसे दोबारा देखते ही पहचान लिया। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? वो मुझे घूर कर देखते हुए बोली, आपको मेरी याददाश्त पर शुबा क्यों है? यकीनन आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैंने उसकी बात का बुरा मनाए बगैर कहा, आपको ये भी याद होगा कि वारदात से 15-20 रोज पहले मुलजिम की वालिदा ने यही खंजर आपके हवाले किया था और आपने इस खतरनाक हथियार को कहीं फेंक देने का वादा किया था। मेरी याददाश्त में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। वो पुरएतमाद लहजे में बोली, आपको किसी ने मिसगाइड किया है। मसलन मुझे कौन मिसगाइड कर सकता है? रसूलन। इसे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बात बनाते हुए जल्दी से बोली, मेरा मतलब है कि रसूलन अपने बेटे को बचाने के लिए कोई भी झूठी कहानी घड़ सकती है। मोहतरमा बिल्किस जहां, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कत्ल का मुहर्रिक मोहब्बत और रकाबत को करार दिया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका था। वकील सफाई एक बाइज्जत खातून पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की जनाब आली। मैंने जज की जानिब रुए सुखन मोड़ते हुए कहा, मैंने पुलिस के मौक़िफ़ का जिक्र किया था। कोई शख्स बिला जवाज कत्ल जैसे संगीन जुर्म का इर्तिकाब नहीं करता। हर कत्ल के पस मंज़र में कोई न कोई मुहर्रिक मौजूद होता है। पुलिस ने जब मेरे मुवक्किल को कातिल ठहराया, कत्ल के मुहर्रिक पर बात करने से बिल्किस जहां की हितक इज्जत का कोई पहलू नहीं निकलता। फाजिल वकील से मेरी इस्तदा है कि वो अपनी तवानाई को बचा कर रखें। इन्हें भी अदालत पूरा मौका देगी। अभी तो इन्हें मुलजिम और सफाई के गवाहों पर जिरह करना है। बेग साहब, आप सवालात का सिलसिला जारी रखें। जज ने घड़ी की जानिब देखते हुए कहा, मुझे खुद एहसास था और मेरी कोशिश थी कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा दूं। मैंने आज की समाअत के लिए खूब अच्छी तरह तैयारी कर रखी थी। एडवोकेट फिरोज चुगताई से मुलाकात के बाद मैं खुद को खासा पुरसुकून महसूस कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द या बदेर अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाऊंगा। फिरोज चुगताई के खदशात और रसूलन की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में अब तक मैं खासी तहकीकात कर चुका था और इस केस की गुमशुदा कड़ियाँ तलाश करने में कामयाब रहा था। अपनी इस अर्क रेजी को कानूनी लिबास पहनाकर अदालत के कमरे में पेश करने का काम बाकी था, सो इसके लिए मेरी जिद्दोजहद जारी थी। मुझे यकीन था कि जल्द या बदेर मैं असल कातिल को बेनकाब कर लूँगा। मैंने जज की हिदायत के मुताबिक अपने सवालात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मोहतरमा बिल्किस जहां, आपने मलिक नवाज अली से जिस वक्त शादी की तब आपकी उम्र क्या थी? तकरीबन 22 साल। आपके ख्याल में मलिक साहब की उम्र शादी के वक्त क्या होगी? लगभग 50 साल, बिल्किस जहां ने बताया। मैंने अगला सवाल किया, मोहतरमा बिल्किस जहां, क्या ये सच है कि आपने मलिक नवाज अली से दौलत के लालच में शादी की थी? ये बात झूठ है, वो दो टोक लहजे में बोली। मलिक साहब मुझसे मोहब्बत करते थे। मलिक साहब आपसे मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे? मैंने आपसे ये नहीं पूछा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मलिक साहब से शादी करने का फैसला किस बिना पर किया था? वो जुस्बुस करते हुए बोली, मुझे भी इनसे मोहब्बत हो गई और ये कोई जुर्म नहीं है। मोहब्बत करना वाकई कुछ जुर्म नहीं है, मैंने कहा। मोहतरमा बिल्किस जहां, क्या ये बात कुछ अजीब सी महसूस नहीं होती कि आप जैसी हसीन और जमील लड़की किसी बदसूरत शख्स से मोहब्बत करने लगे, जबकि उसके आसपास ही उस पर जान निछावर करने वाले 101 बजिया शख्स मौजूद हों? जज ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। बिल्किस जहां के चेहरे पर भी एक रंग सा आकर गुजर गया था। मैंने कहा, मोहतरमा बिल्किस जहां, क्या आपकी शादी आपके वालिदैन की मर्जी से हुई थी? मेरा मतलब है कि आपके वालिदैन आपके इस फैसले से खुश थे? उसने परेशान नज़रों से वकील इस्तगासा की जानिब देखा। वकील इस्तगासा ने जज की तरफ देखते हुए कहा, जनाब आली, मुझे एतराज़ फाजिल वकील मोहतरमा बिल्किस जहां की ज़ातियात पर हमला कर रहे हैं। हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो किसी से भी मोहब्बत कर सकता है और अपनी पसंदीदा शख्सियत से शादी पर भी कोई पाबंदी नहीं है। फाजिल वकील अपने सवाल से क्या साबित करना चाहते हैं?
जज ने वकील इस्तगासा के एतराज़ को बजा जाना और फिर मुझसे कहा, बेग साहब आप वजाहत करें। मैंने कहा, जनाब अली, ये कोई ठगी छुपी बात तो है नहीं कि मकतूल नवाज अली ने खासी रंगीन जिंदगी गुजारी। ऐसी शोहरत रखने वाले शख्स की जानिब आम तौर पर शादी की नीयत से लड़कियां माइल नहीं होती, जबकि वो न सिर्फ बदसूरत हो बल्कि मुअम्मर भी हो। किसी खास मकसद के बगैर कोई खूबसूरत लड़की ऐसे शख्स से शादी के लिए तैयार नहीं हो सकती। मोहब्बत एक बेगर्ज जज्बे का नाम है जनाब अली, वकील इस्तगासा ने फौरन कहा। फाजिल वकील मोहब्बत की तौहीन कर रहे हैं। मोहब्बत की तौहीन को मैं गुनाह अजीम समझता हूँ वकील साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मुझे मोहतरमा बिल्किस जहाँ के मोहब्बत करने पर कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मोहब्बत की तौहीन पर एतराज़ है। क्या मतलब? वकील इस्तगासा उछल पड़ा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ वही कहा। मोहतरमा बिल्किस जहाँ मलिक नवाज अली से शादी करने से पहले भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थीं। अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें कटहरे में खड़ी बिल्किस पर टिकी हुई थीं। अपनी बात की वजाहत करें बेग साहब, जज ने कहा। मैंने बिल्किस जहाँ से पूछा, मोहतरमा क्या ये सच है कि मलिक नवाज अली से शादी करने से पेशतर आप शोएब दुर्रानी नामी किसी शख्स से मोहब्बत करती थीं? ये झूठ है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो एकदम हत्थे से उखड़ गई। आप बकवास करते हैं। आप इन्हीं वकीलों में से हैं जो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने में अपना सानी नहीं रखते। बीवी जज्बाती गुफ्तगू से परहेज करें, जज ने बिल्किस जहाँ को हिदायत की और फिर मुझसे कहा। बेग साहब आप अपनी जिरात जारी रखें। मैंने महसूस किया था कि जब से मैंने बिल्किस जहाँ की शादी का तस्करा छेड़ा था, जज खुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी ले रहा था। मैंने बिल्किस जहाँ की जानिब रुख फेर कर कहा, मोहतरमा बिल्किस जहाँ क्या ये सच है कि 9 जनवरी की रात शोएब दुर्रानी आपके बंगले पर मौजूद था? इसमें हैरत की क्या बात है? वो अक्सर व पेशतर हमारे घर पर आता रहता था। जब से मलिक साहब बीमार रहने लगे थे वो बाकायदगी से फैक्ट्री नहीं जा पाते थे, इसलिए मजबूरन शोएब को ज़रूरी हिदायत के लिए घर आना पड़ता था। आप हमारे मैनेजर के पीछे क्यों पड़ गए हैं वकील साहब? ये भी बता दूंगा मोहतरमा, मैंने खुशगवार लहजे में कहा। आप ये बताएं कि 9 जनवरी की रात शोएब दुर्रानी कितने बजे तक आपके बंगले पर रहा था? डिनर उसने हमारे साथ ही किया था। मेरा ख्याल है कि वो कोई 11 साढ़े 11 बजे रुखसत हुआ होगा। मोहतरमा बिल्किस जहाँ आप मलिक साहब के कारोबार से बड़ी हद तक वाकिफियत रखती हैं। शादी से पहले आप इनकी सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। क्या आप बताना पसंद फरमाएंगी कि शोएब दुर्रानी को मलिक साहब कितनी तनख्वाह देते थे? 30,000, बिल्किस जहाँ ने जवाब दिया। मोहतरमा बिल्किस जहाँ, आपने पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें मलिक नवाज अली के कत्ल के अलावा ये बात भी शामिल है कि आपके घर से 1 लाख रुपए भी चोरी हुए थे, जो मकतूल ने वक़्वा से एक रोज़ पेशतर कपड़ों की अलमारी में रखे थे। आप बता सकती हैं कि इतनी बड़ी रकम यूं ही कपड़ों की अलमारी में क्यों रख दी गई थी? आपके लिए ये बहुत बड़ी रकम होगी, वो रऊनत से बोली, और आपके सवाल का मुनासिब जवाब तो मलिक साहब ही दे सकते थे। मलिक साहब जवाब देने के काबिल होते तो फिर इस खटरा की ज़रूरत ही क्या थी? मैंने मायनाखेज नज़रों से बिल्किस जहाँ की तरफ देखते हुए कहा। मोहतरमा बिल्किस जहाँ, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, ज़रा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। मैंने बिल्किस जहाँ के चेहरे पर नज़रें जमा दी। 10 जनवरी की तारीख में शोएब दुर्रानी ने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराए थे। आप इस बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी? ये तो आप शोएब दुर्रानी ही से पूछें। अल्फाज बड़ी मुश्किल से उसके हलक से बरामद हुए। मैंने बगौर देखा, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। अपने कदमों पर खड़े रहना इसके लिए दुश्वार साबित हो रहा था। वो कटहरे की दीवार का सहारा लेने पर मजबूर हो गई थी। शोएब दुर्रानी से भी पूछ लेंगे, मैंने मजबूत लहजे में कहा। फिर जज को मुखातिब करते हुए इस्तदा की, जनाब अली, मोहतरमा बिल्किस जहाँ के बयान के मुताबिक मकतूल मलिक नवाज अली का मैनेजर शोएब दुर्रानी 9 जनवरी की रात को 11 साढ़े 11 बजे तक उनके घर पर मौजूद था। फाजिल, अदालत जानती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक नवाज अली की मौत 10 जनवरी की सुबह 4 और 5 बजे के दरमियान वाक़ हुई, यानी मैनेजर शोएब दुर्रानी की बंगले से रवानगी और मलिक साहब की मौत के दरमियान तकरीबन 5 घंटे का वक्फा हाइल है। मकतूल की बेवा बिल्किस जहाँ ने अपने बयान में ये भी बताया है कि मकतूल नवाज अली वक़्वा की रात तबीयत की खराबी के बायस देर तक बेचैनी में मुब्तला रहे थे और 4 बजे के करीब इनकी आंख लग गई थी। सुबह एयरपोर्ट जाते वक्त बिल्किस जहाँ ने मकतूल को जगाने की कोशिश नहीं की थी। इस तरह देखा जाए तो मकतूल नवाज अली की बेवा के अलावा मैनेजर शोएब वो वाहिद शख्स है जिससे मकतूल नवाज अली ने
اپنی موت سے پہلے ملاقات کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سر دست بیان نہیں کی جا سکتیں۔ میں فاضل عدالت سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مقتول کے مینیجر شعیب درانی کو پابند گواہ کی حیثیت سے بذریعہ سمن عدالت میں بیان دینے کے لیے طلب کریں۔ وکیل استغاثہ نے میری درخواست پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لہٰذا جج نے شعیب درانی کے نام سمن جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بلکس جہاں کی گواہی کے بعد جج نے آئندہ تاریخ تک سماعت ملتوی کر دی۔ ملک نواز علی مرڈر کیس کو عدالت میں لگے ہوئے کم و بیش 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں مجھے بہت مصروف رہنا پڑا۔ میرے 3-4 اور کیس بھی مختلف عدالتوں میں چل رہے تھے، مگر میرے لیے سب سے دلچسپ کیس یہی تھا اور میں نے اس کیس کی تیاری کے لیے روز و شب ایک کر دیے تھے۔ کسی بے گناہ کو بری کروانے میں مجھے جو تسکین حاصل ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ جب سے میں نے مقتول کے وکیل فیروز چغتائی سے تفصیلی ملاقات کی تھی، میں بہت پر امید ہو گیا تھا کہ آخرکار اپنے موکل کو انصاف دلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی سلسلے میں ایک روز میں اس اخبار کے دفتر بھی جا پہنچا جس نے ملک نواز علی کے قتل کو بتصویر بڑی تفصیل سے شائع کیا تھا۔ مذکورہ اخبار کے ایک نیوز ایڈیٹر سے میری دیرینہ شناسائی تھی، پھر جس بینک میں مقتول کے مینیجر شعیب درانی کا اکاؤنٹ تھا۔ اس بینک کے مینیجر سے مل کر بھی مجھے مفید معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ اگلی پیشی پر میں نے وکیل استغاثہ کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیا۔ صفائی کے گواہوں میں میرو کا دوست مظفر علی اور میرو کی والدہ رسولن بی بی شامل تھی۔ وکیل استغاثہ نے گھما پھرا کر بہت سے سوالات کیے، مگر اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ گواہ مظفر علی نے وقوع کی رات ملزم کی اپنے گھر موجودگی کی تصدیق کر دی تھی۔ ملزم کی ماں نے بھی اپنے بیٹے کی بے گناہی کے لیے بہت کچھ کہا تھا، مگر اس کی گواہی کا زیادہ تر حصہ جذبات سے مغلوب جملوں پر مشتمل تھا۔ اس روز کی ابتدائی کارروائی میں ایسی کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی جس کے بیان کو ضروری سمجھا جائے۔ تاہم مقتول کا مینیجر شعیب درانی بھی اس روز عدالت میں موجود تھا، مگر اس روز میری باری نہ آ سکی۔ وکیل استغاثہ نے اتنا زیادہ وقت لے لیا تھا کہ عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے جج سے درخواست کی کہ آئندہ پیشی پر میں شعیب درانی پر جرح کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے دی۔ 1 ماہ بعد میں پھر اسی عدالت میں موجود تھا۔ اس کیس کے باقی کردار پہلے سے وہاں موجود تھے۔ میں نے اپنی حاضری لگائی اور پیشکار سے اپنے نمبر کے بارے میں دریافت کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ دوسرا نمبر ہمارا ہے۔ اسی دوران میں ملزم میرو بھی تفتیشی افسر کی نگرانی میں عدالت میں آ پہنچا۔ میں نے تفتیشی افسر سے کہا، آج میں ایک خصوصی کردار پر جرح کروں گا، میری جرح کو ذرا دھیان سے سننا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے کچھ مدد مل جائے۔ جانے دیں وکیل صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، آپ ہمیں ہمارا کام سکھانے کی کوشش نہ کریں، ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ آپ ہمیں مشورہ دینے کی بجائے عدالت میں زور آزمائی کریں، شاید کوئی بات بن جائے۔ ویسے جج صاحب آپ کی لچھے دار باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ہم نے بڑا زوردار چالان پیش کیا ہے۔ اچھا، میں نے مسکراتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو چپراسی نے برآمدے میں جا کر آواز لگائی، شعیب درانی ولد مجیب درانی عدالت میں حاضر ہو۔ چند لمحوں کے بعد شعیب درانی عدالت کے کمرے میں داخل ہوا اور مرے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا کٹہرے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے کٹہرے میں ملزم امیر بخش عرف میرو پہلے سے موجود تھا۔ وکیل استغاثہ بھی آ چکا تھا۔ شعیب درانی کا مختصر بیان ہوا تو جج نے مجھے جرح کا اشارہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، شعیب درانی صاحب، وقوع کی رات آپ اپنے باس سے کس سلسلے میں ملنے آئے تھے؟ سلسلہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے میں ان کا مینیجر تھا، کام ہی کے سلسلے میں آیا تھا۔ میں کام کی نوعیت کے بارے میں ہی پوچھ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ کچھ ضروری کاغذات پر ملک صاحب کے دستخط ہونا ضروری تھے۔ ملک صاحب چند روز سے فیکٹری نہیں آ رہے تھے، اس لیے مجھے خود حاضر ہونا پڑا۔ شعیب درانی صاحب، جس رات ملک نواز علی کو قتل کیا گیا، اس روز آپ کتنے بجے ان کے گھر پہنچے تھے؟ شام 6 بجے۔ آپ کی روانگی کتنے بجے ہوئی تھی؟ غالباً 11 بجے کا وقت تھا۔ شعیب درانی صاحب، آپ مقتول کے ملازم تھے، انہوں نے آپ کو اپنی فیکٹری کا مینیجر بنا رکھا تھا، کیا اس کے علاوہ بھی آپ کا مقتول سے کوئی تعلق تھا؟ نہیں، ہمارے درمیان صرف مالک اور ملازم کا ہی تعلق تھا، وہ قطعیت سے بولا۔ اس کے باوجود بھی آپ اکثر و بیشتر ان سے گھر پر ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ شعیب درانی صاحب، میں نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا،
आप वक़ुआ की रात लगभग 5 घंटे मकतूल के घर पर मौजूद रहे। आप अदालत को बताएंगे कि कागजात पर दस्तखत के बाद इतनी देर क्यों लग गई? उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नमूदार हुए। वो बोला, दस्तखत तो चंद मिनट में हो गए थे। मलिक साहब ने मुझे डिनर के लिए रोक लिया था। फिर बातों बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ और 11 बज गए। शोएब दुरानी साहब, क्या आपकी मकतूल के साथ ऐसी बेतकल्लुफ़ी थी कि वो डिनर पर आपको रोक लें? वो बहुत हमदर्द और खुश अखलाक इंसान थे। मेरे साथ बड़े हुस्न सलूक से पेश आते थे। गोया आप अक्सर देर देर तक इनके घर पर रुक जाया करते थे? जी हाँ। वो मेरे सवाल पर गड़बड़ा गया, फिर ज़रा संभल कर बोला, ऐसा कभी कभार ही होता था। आम तौर पर मैं ज़्यादा देर इनके पास नहीं रुकता था। शोएब दुरानी साहब, आपने अदालत को बताया कि वक़ुआ की रात मलिक नवाज़ अली से गुफ्तगू के दौरान में आपको वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था, यानी आप तकरीबन 5 घंटे तक इनसे बातें करते रहे थे। ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन दिनों मलिक साहब की तबीयत नासाज रहने लगी थी और वो बहुत कम फैक्ट्री जाते थे, इसलिए इन दिनों आपको बार बार इनके बंगले पर आने की ज़हमत उठाना पड़ रही थी। आप फाजिल अदालत को बताना पसंद करेंगे कि ऐसी कौन सी दिलचस्प बातें थीं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और मलिक साहब भी ख़राब तबीयत के बावजूद इन बातों में मगन थे। वो थूक निगल कर बोला, मलिक साहब मार्केट में एक नई प्रोडक्ट लाना चाह रहे थे और हमारी फैक्ट्री में सिल्क, जॉर्जेट और टिश्यू तैयार किया जाता है। अब मलिक साहब ने और गिंजा नाम के एक और कपड़े की तैयारी का मंसूबा बनाया था। हम इसी सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने अचानक सवाल किया, शोएब दुरानी साहब, बिल्किस जहां आपको कैसी लगती हैं? इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वकील इस्तकासा ने तेजी से कहा, जनाब आली, मुझे एतराज़ है। फाजिल वकील मुकदमे की अहम गवाह की तौहीन कर रहे हैं और गैर ज़रूरी सवाल करके अदालत का कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जज ने वकील इस्तकासा के एतराज़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए मुझसे कहा, बेग साहब, आप टू द पॉइंट सवाल करें। मैंने जज की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए सवाल किया, शोएब दुरानी साहब, आप वक़ुआ की रात मलिक साहब के बंगले से रुखसत होने के बाद कहाँ गए थे? जाहिर है मुझे अपने घर ही जाना था और कहाँ गया हूँगा? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। जज ने इसे तंबी करते हुए कहा, बेग साहब ने जो पूछा है उसका जवाब दें। वो बोला, मैं अपने घर गया था। शोएब दुरानी साहब, आपकी रिहाइश किस इलाके में है? नाज़िमाबाद में। आप कितने बजे घर पहुँचे थे? फजर की अजान हो रही थी, सही वक्त का मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो रवानी में कह गया, और अगर ऐसा नहीं था तो इसकी ढिठाई दीदनी थी। शोएब दुरानी साहब, PECHS से नाज़िमाबाद तक पहुंचने के लिए कम से कम 45 घंटे दरकार होते हैं। आप बताना पसंद करेंगे कि आपको ये फासला तय करने में तकरीबन 7 घंटे क्यों लग गए? क्या आपने ये सफ़र पैदल तय किया था? जी हाँ, यूं ही समझ लें, वो झुंझुलाहट आमेज लहजे में बोला। उसके चेहरे पर आकर गुजरने वाले रंग से अंदाज़ा हो गया था कि इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर वो मक्कारी से अपनी बात निभाने पर तुल गया था। आपसे जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। जज ने सर्जिश की। गरीबाबाद के करीब अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। मैं देर तक इसे स्टार्ट करने की नाकाम कोशिशों में लगा रहा। फिर करीब के पेट्रोल पंप्स पर भी गया, मगर कहीं भी कोई मैकेनिक दस्तयाब नहीं हो सका। इसी दौरान में पुलिस की एक गाड़ी वहां आ गई। दफ्तर की गाड़ी में कागज़ पूरे नहीं थे। वो मुझे धमकियां देने लगे और आखिर मेरी जामा तलाशी लेकर जेब से 400 रुपये निकाल कर ले गए। मैं बहुत देर तक वहां परेशान रहा। आखिर सब्जी मंडी से आने वाली एक सुजुकी के ड्राइवर की मदद से अपनी गाड़ी को घर बांधकर पहुंचा तो मस्जिदों से अजान की सदाएं आ रही थीं। उसने रुक रुक कर सोचने की अदाकारी करते हुए एक मरबूत कहानी घट डाली। मैंने पूछा, शोएब दुरानी साहब, आपको मलिक साहब की मौत के बारे में कब पता चला? दोपहर में बिल्किस जहां साहिबा ने फ़ोन पर बताया था। आपने वो फ़ोन कॉल कहाँ रिसीव की थी? मेरा मतलब है कि आप इस वक्त कहाँ थे जब आपको मलिक साहब की मौत की खबर मिली? उसने बताया कि इस वक्त मैं फैक्ट्री में था। आप अमूमन कितने बजे फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं? 10 बजे तक, वो बेसाख्ता बोला और फिर अपने बयान में इजाफा किया, लेकिन 10 जनवरी को मैं 11:30 बजे फैक्ट्री पहुंचा था। रात भर की बेगार के बाद ऐसा सोया कि 10 बजे से पहले आंख ही नहीं खुल सकी थी। दुरानी साहब, मलिक साहब आपको कितनी तनख्वाह देते थे? 30,000 रुपये, उसने बताया और फिर बोला, इसके अलावा भी मलिक साहब 5,000 रुपये माहाना बसूरत चेक दिया करते थे, जिसका सैलरी रजिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं था। मलिक साहब ने हिदायत कर रखी थी कि मैं इस रकम का जिक्र दूसरे मुलाजमीन से ना करूं।
लोहा गर्म हो चुका था। मैंने एक भरपूर चोट लगाई। शोएब दुरानी साहब, 10 जनवरी को आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराए गए थे। इसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? वो रट्टू तोते की तरह फर बोला। वो मलिक साहब ने मुझे दिए थे। इसकी पेशानी पर खुनकी के बावजूद पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थीं। किस मकसद के लिए? हमें 11 जनवरी को एक पार्टी को पेमेंट करना थी, वो कमजोर आवाज में बोला। नए सवाल ने उसे बड़ी हद तक एतमाद से महरूम कर दिया था। शोएब दुरानी साहब, जो रकम किसी पार्टी को दी जाने वाली थी वो आपके अकाउंट में कैसे पहुंच गई? मेरा मतलब है, अगर रकम को बैंक में जमा कराना ही मकसूद था तो इसे यकीनन फैक्ट्री के अकाउंट में जमा होना चाहिए था। अब वो बुरी तरह परेशान नजर आने लगा। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि जज बड़ी दिलचस्प नज़रों से गवाह शोएब दुरानी को देख रहा था। मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, शोएब दुरानी साहब, मैंने आपसे कुछ देर कबल फाजिल अदालत को ये बात बताई थी कि बकुआ की रात मलिक साहब के बंगले से वापसी के दौरान में गरीबाबाद के नज़दीक चंद पुलिस वालों ने आपको घेर लिया था और आपने 400 रुपये देकर जान छुड़ाई थी। पुलिस वाले जब किसी को घेरते हैं तो ठीक ठाक तरीके से उसकी तलाशी भी लेते हैं। 1 लाख की रकम उनकी तलाशी से कैसे बच गई? वो अच्छा खासा नर्वस हो चुका था। मैंने देखा कि उसकी आंखों से खौफ झलक रहा था। वो मिनमिनाई हुई आवाज में बोला, मैंने वो रकम गाड़ी की ड्राइविंग सीट के नीचे छुपा दी थी। आजकल शहर में रहजनी की वारदातें बहुत हो रही हैं। मैंने हिफाजत के नुक्ता नज़र से रकम अपने पास नहीं रखी थी और मेरी बरवक्त एहतियात काम आ गई और रकम ज़ाया होने से बच गई। मैंने अगला सवाल किया, हाँ वाकई आप ठीक कह रहे हैं, वो रकम अभी तक आपके अकाउंट में महफूज है। उसने इमदाद तलब नज़रों से बिल्किस जहाँ की तरफ देखा। बिल्किस जहाँ इसे अपनी जानिब देखते पाकर दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने दोनों की मुश्किल आसान करते हुए जज को मुखातिब किया, जनाब अली, मैं फाजिल अदालत से इस्तदा करता हूँ कि वो मुल्जिम अमीर बख्श और मीरू और गवाह शोएब दुरानी को हुक्म दे कि वो एक कागज़ पर दस्तखत करके आपके हवाले करें। मेरी इस अजीबोगरीब फरमाइश पर वकील इस्तगासा चुप न रह सका। वो बोला तो उसके लहजे में बरहमी का उनसर नुमाया था। जनाब अली, यह अदालत का कमरा है, ना कि कोई तमाशागाह। वकील सफाई जाने क्या साबित करना चाहते हैं? आपको क्या एतराज़ है वकील साहब? जज ने वकील इस्तगासा से दरियाफ्त किया। मुझे एतराज़ है जनाब। वकील इस्तगासा ने एतराज़ बराए एतराज़ के तौर पर कहा, खामखा फाजिल अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। बेग साहब, आप क्या साबित करना चाहते हैं? जज ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, जनाब अली, मैं एक बहुत बड़ा इंकशाफ करना चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि मेरी ये इल्तिजा कबूल की जाए। जज ने मेरी फरमाइश पूरी करने की इजाज़त दे दी। शोएब दुरानी और मीरू को एक एक कागज़ और कलम मुहैया किया गया। फिर दोनों ने जज की हिदायत के मुताबिक अपने अपने हिस्से के कागज़ पर दस्तखत ज़ब्त कर दिए। दोनों कागज़ जज को पेश कर दिए गए। शोएब दुरानी ने दाएं हाथ से दस्तखत किए थे जबकि मीरू ने बाएं हाथ से। जब मीरू ने हवालात में वकालतनामे पर दस्तखत किए थे तो मुझे मालूम हो गया था कि वो लेफ्ट हैंडेड है। जज ने दोनों के दस्तखत मुलाहिजा करने के बाद निगाह उठाकर मेरी जानिब देखा। मेरी दरख्वास्त पर अमल किया जा चुका था। मैंने गला साफ करके कहा, जनाब अली, आपने अपनी नज़रों से देखा है कि मुल्ज़िम मीरू ने बाएं हाथ से दस्तखत किए हैं जबकि मकतूल के सीने पर खंजर उतारने वाला शख्स दाएं हाथ से काम करने का आदी है। लिहाजा ये बात साबित हो गई कि कत्ल मीरू ने नहीं किया। वकील इस्तगासा बीच में खड़ा हो गया। जनाब अली, फाजिल वकील को कैसे इल्हाम हुआ कि कातिल दाएं हाथ से काम करने का आदी है? अदालत की नज़र में ऐसी फर्जी बातों की कोई अहमियत नहीं है। वैसे फाजिल वकील कहानी घड़ने में खासी महारत रखते हैं। उसने तंजिया नज़रों से मेरी जानिब देखा। जज ने मुझसे पूछा, बेग साहब, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा, जनाब अली, मैंने कोई फर्जी बात नहीं की बल्कि अपने मौक़िफ़ को अदालत में साबित भी कर सकता हूँ। वो कैसे? वकील इस्तगासा ने हिकारत से मेरी जानिब देखते हुए कहा। मैंने अपनी फ़ाइल में से चंद तस्वीर निकाल कर जज को पेश कर दी। मैंने वो तस्वीर इस अखबार के दफ्तर से हासिल की थी जिसने मलिक नवाज अली के कत्ल की तफसीली रिपोर्ट शाया की थी। वकील इस्तगासा हवन्नकों की मानिंद जज की जानिब देख रहा था। जज ने बगौर तस्वीर का जायज़ा लेने के बाद सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, जनाब अली, मैंने फाजिल अदालत में जो तस्वीर पेश की हैं इनमें से एक तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मकतूल जिस बेड पर लेटा हुआ है वो बेड कमरे के एक दीवार के साथ लगा हुआ है। तस्वीर में मकतूल बेड की दीवार वाली साइड पर चित लेटा हुआ नजर आ रहा है, यानी मकतूल का बायां पहलू दीवार के इंतहाई करीब है।
खंजर को मकतूल के सीने में ऐन दिल के मकाम पर पेवस्त किया गया है। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बेड का सिरहाना भी एक दीवार से लगा हुआ है, यानी बेड बेडरूम के एक कोने में सेट किया गया है। ऐसी सूरत में बेड पर चढ़ने के लिए बेड की सिर्फ साइड ही इस्तेमाल की जा सकती है, यानी या तो पायती से बेड पर चढ़ा जा सकता है और या फिर बेड की वो साइड इस्तेमाल की जा सकती है जो दीवार के साथ लगी हुई नहीं है। फाजिल अदालत इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकती है कि तस्वीर में मकतूल जहां और जिस पोजीशन में लेटा हुआ नजर आ रहा है, उसके सीने में खंजर उतारने के लिए कातिल का दायां हाथ इस्तेमाल होना ज़रूरी है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है, जिस किसी ने भी मकतूल नवाज अली के सीने में खंजर उतारा है वो दाएं हाथ से काम करने का आदी है। और इससे ये बात कहाँ साबित होती है कि कत्ल शोएब दुरानी ने किया है। वकील इस्तग़ासा ने दखल दर माकूलात करते हुए नुक्ता उठाया, लेकिन ये बात ज़रूर साबित हो जाती है कि कत्ल मेरे मुवक्किल ने नहीं किया। मैंने सख्त लहजे में कहा, फिर जज की तरफ देखते हुए इस्तदा की, जनाब आली, मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए और फाजिल वकील को सब्र सुकून की तलकीन की जाए। जज ने घूर कर वकील इस्तग़ासा की जानिब देखा और फिर मुझसे कहा, बेग साहब, आप अपना बयान जारी रखें। मैंने कहा, जनाब आली, पुलिस ने वक़ुआ का जो नक्शा तैयार किया है, इसकी तफसीलात इस तस्वीर में नजर आने वाली तफसीलात से 100% मुताबिकत रखती हैं। जज ने चंद सानियों तक पुलिस की रिपोर्ट के मंदरजात का जायजा लिया और फिर अस्बात में सर हिलाते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने अपना बयान जारी रखा, जनाब आली, अगर किसी शख्स के सीने में खंजर उतारा जाए तो वह आसानी से जान नहीं दे देता, कुछ देर तड़पता फड़कता रहता है, लेकिन तस्वीर में बिस्तर की हालत कोई और ही कहानी सुना रही है। वहाँ किसी अफरा तफरी के आसान नज़र नहीं आते, बल्कि यूँ महसूस होता है जैसे मकतूल ने किसी से दरख्वास्त की हो कि आओ और मेरे सीने में खंजर घोंप दो, मैं सी तक नहीं करूँगा और चुप चुपाते जान दे दूँगा। मैंने एक लम्हे रुक कर हाज़रीन अदालत का जायज़ा लिया और फिर सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, जनाब आली, ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब या तो मकतूल गहरी नींद में हो, यानी कि बेहोशी की हद तक गहरी नींद में हो, या फिर वो सिरे से जिंदा ही ना हो। कीमियाई तज़किये की रिपोर्ट पहली सूरत की तरफ इशारा करती है, यानी मकतूल इस वक्त आलम बेहोशी में था, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म में डायज़ेपाम की भारी मिकदार पाई गई है। वाज़ेह रहे कि मकतूल बेखाबी का शिकार था और डॉक्टर ने मकतूल के लिए रोश कंपनी की तैयार करदा दवा वैलियम 2 तजवीज़ की थी। वैलियम 2 तो दरअसल दवा का ट्रेड नेम है, जबकि इसमें पाई जाने वाली असल मस्कन दवा डायज़ेपाम कहलाती है। इससे ये बात सामने आती है कि जब मकतूल के सीने में खंजर उतारा गया उस वक्त वो डायज़ेपाम के ज़ेरे असर था। जज दिलचस्पी से मेरा बयान सुन रहा था। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब आली, ये बात फाजिल अदालत के इल्म में आ चुकी है कि वक़ुआ की रात मकतूल से मिलने वाला आखिरी शख्स शोएब दुरानी था। उसकी रवानगी के 5 घंटे बाद मलिक नवाज अली की मौत वाक़ हुई है। इसी तरह मकतूल की बेवा बिल्किस जहां जब 10 जनवरी की सुबह बरकत को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट रवाना हुई तो इनकी रवानगी से 1.5-2 घंटे पेशतर मलिक नवाज अली इस दुनिया को खैरबाद कह चुका था। फिर गवाह शोएब दुरानी ने अपनी कार खराब होने और पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाने की जो कहानी सुनाई है वो इसकी शख्सियत को मशकूक बनाती है। अलावा इसी मकतूल के दिए हुए 1 लाख रुपए जो किसी कारोबारी पार्टी को दिए जाना थे, इनकी गवाह के अकाउंट में मुंतकली क्या मायने रखती है। वाज़ेह रहे कि मकतूल की बेवा ने वक़ुआ की रात बेडरूम में मौजूद कपड़ों की अलमारी में से 1 लाख रुपए की चोरी की भी रिपोर्ट की है, जो शोएब दुरानी के वाज़ेह एतराफ़ के बाद गलत और बदनीयती पर मबनी साबित हो जाती है। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहना शुरू किया, जनाब आली, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट ने ये बात साबित करती है कि खंजर के दस्ते पर पाए जाने वाले निशानात मुल्जिम मीरू की उंगलियों के नहीं हैं। ऐसी सूरत में मेरी फाजिल अदालत से इस्तदा है कि वो दोनों मशकूक अफराद गवाह शोएब दुरानी और मकतूल की बेवा बिल्किस जहां के फिंगरप्रिंट्स लेने की हिदायत जारी करे ताकि इस केस की कोई वाज़ेह सूरत सामने आ सके। मैं अपनी बात मुकम्मल करने के बाद अपनी सीट पर जा बैठा। जज ने मेरी दरख्वास्त पर मज़कूरा अफराद के फिंगरप्रिंट्स लेने के बारे में मुतालिका हुक्काम के लिए हिदायत जारी की और तफ्तीशी अफसर पर यह बात वाज़ेह कर दी कि वो गवाह शोएब दुरानी पर खुसूसी नज़र रखे और इस पर पाबंदी लगा दी जाए कि वो अपने इलाके के थाने में रिपोर्ट किए बगैर कहीं जाने की कोशिश ना करे। इसके बाद जज ने नई तारीख देकर समाअत मुलतवी कर दी।
मैं जब अदालत के कमरे से निकलकर बरामदे में पहुंचा तो मैंने देखा कि तफ्तीशी अफसर खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूर रहा था। मैंने इससे कहा, शोएब दुरानी का ज़रा ख़ास ख्याल रखना, अगली पेशी पर मुझे अपने मुवक्किल की ज़मानत मंजूर करवाना है। इसने कोई जवाब नहीं दिया और मीरू को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना हो गया। आइंदा पेशी पर अदालत ने मीरू को जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने मीरू की शख्सी जमानत दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट ने कातिल को बेनकाब कर दिया था। खंजर के दस्ते पर पाए जाने वाले उंगलियों के निशानात शोएब दुरानी की उंगलियों के निशानात से मैच कर गए थे। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया था कि वो शोएब दुरानी को गिरफ्तार करके नया चालान पेश करे। फिर अदालत की मखसूस फिजा में पहुंचकर शोएब दुरानी रिकॉर्ड की तरह बचने लगा। पुलिस वाले तो पत्थरों को बोलने पर मजबूर कर देते हैं। शोएब दुरानी किस खेत की मूली था? चंद घंटों की फेटी ने इसे जबान खोलने पर मजबूर कर दिया था। बिल्किस जहां ने हैरत अंगेज तौर पर तोता चश्मी का मुजाहरा किया और शोएब से मिलने तक नहीं आई थी। एक ही रात में पुलिस ने शोएब दुरानी से इकबाल जुर्म करवा लिया था। उसने पुलिस को जो बयान दिया उसका खुलासा यूं था, बिल्किस जहां और शोएब दुरानी में देरी ना आशनाई थी। मलिक नवाज अली के ऑफिस में मुलाजमत दिलवाने में शोएब ने बिल्किस जहां से बहुत ताउन किया था। मलिक नवाज अली खूबसूरत औरतों का रसिया था, मगर अभी तक उसने बिल्किस जहां की तरफ कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं की थी। फिर मलिक साहब को अपनी एक प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग की ज़रूरत पेश आई और इसने एक फैशन शो का प्रोग्राम बनाया। तमाम इंतजामात मुकम्मल थे, मगर ऐन वक्त पर पता चला कि एक मॉडल का एक्सीडेंट हो गया था। अब फौरी तौर पर किसी दूसरे मॉडल का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगले रोज़ फैशन शो का प्रोग्राम था, जो कि एक मकामी 4 स्टार होटल में होना तय पाया था। मलिक नवाज अली की परेशानी का हल मैनेजर शोएब दुरानी ने पेश कर दिया। शोएब दुरानी ने तजवीज़ पेश की कि क्यों न बिल्किस जहां को इस मॉडल की जगह पेश किया जाए। मलिक नवाज ने जब इस तजवीज़ पर गौर किया तो बात इसकी समझ में आ गई। बिल्किस जहां को मॉडलिंग के लिए तैयार करना शोएब दुरानी के बाएं हाथ का खेल था। फिर फैशन में बिल्किस जहां ने वो कयामत ढाई कि मलिक नवाज अली के होश उड़ गए। इस नौइयत का होशरुबा हुस्न उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो कई दिनों से बिल्किस जहां को अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा बनाने के बारे में सोच रहा था। फैशन शो के इख्तिताम पजीर होने से पहले पहले उसकी सोच में इनकलाबी तब्दीली पैदा हो चुकी थी। बिल्किस जहां का हुस्न बेमिसाल नवाज अली के दिल की दुनिया को तहोबाला कर चुका था और वो इसे दिल की मलका बनाने का फैसला कर चुका था। और फिर बिल्किस को मिसेस नवाज अली बनने में देर न लगी। शोएब दुरानी अपने प्लान की कामयाबी पर बेहद खुश था। 6 माह तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। बिल्किस जहां शोएब के इशारों पर नाचती रही। ये दोनों का मुश्तरका मंसूबा था। वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, मगर इनकी चाहत में पोशीदा लालच कोई समझ नहीं सकता था। वो मनफी सोच के मालिक, मुजरिमाना जहन रखने वाले इंसान थे। बिल्किस जहां का जादू सर जोड़कर बोल रहा था। मलिक नवाज अली की हैसियत उसके हाथों में एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस दाना और बीना शख्स की अकल पर गारत गरे होश बिल्किस जहां ने पर्दे डाल दिए थे। वो जो हसीन औरतों को एक खिलौने से ज्यादा अहमियत नहीं देता था, अब बिल्किस जहां की उंगली पकड़कर चलने का मोहताज था। बिल्किस जहां की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट शोएब दुरानी के लिए बाइस से इत्मीनान थी। फिर बिल्किस जहां ने अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीली की। अब वो निहायत अहम बातें शोएब दुरानी से छुपाने लगी। इसी दौरान में बिल्किस जहां ने मलिक नवाज अली को इस तरह शीशे में उतारा कि वो अपना सब कुछ उसके नाम करने को तैयार हो गया। मलिक नवाज अली ने अपने वकील से मशवरा किया। फिरोज चुगताई ने इसे इस हिमाकत से बाज रहने की हिदायत की और ये भी याद दिलाया कि उसका एक जवान बेटा भी है जो उसकी दौलत और जायदाद पर पूरा हक रखता है। मलिक नवाज अली ये चाहता था कि वो वकील से ऐसी वसीयत लिखवाए कि इसकी मौत के बाद सब कुछ इसकी बीवी बिल्किस जहां को मिल जाए। वकील ने इसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया कि इस नौइयत की वसीयत की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी में अगर चाहें तो अपना सब कुछ किसी भी शख्स को दे सकते हैं। इसे कानूनी ज़बान में हिबा करना कहते हैं। इसके लिए बाकायदा हिबानामा तहरीर किया जाता है, लेकिन वसीयत में आप किसी शख्स को अपनी कुल दौलत और जायदाद के 1/3 हिस्से से ज़्यादा नहीं दे सकते। फिरोज चुगताई की बात नवाज अली की समझ में आ गई और उसने कुछ इस अंदाज में वसीयतनामा लिखवाया कि इसकी मौत के बाद इसकी कुल दौलत और जायदाद को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करके बिल्किस जहां, बरकत और कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया जाए। बिल्किस जहां को ये सारी बातें मालूम थीं,
مگر اس نے شعیب درانی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی اور ہر بار اسے ابھی انتظار کرو کا کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ مجھے بہت سی باتیں وکیل فیروز چغتائی نے بتائی تھیں، اسی وجہ سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ کسی نجومی نے ملک نواز علی کو خراب حالات کی پیش گوئی کر کے پریشان کر دیا تھا اور اپنی موت سے چند روز قبل ملک نواز علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی وصیت کو تبدیل کر کے نیا وصیت نامہ تحریر کروانا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں اس نے برکت کو بھی امریکہ سے بلوا لیا تھا۔ فیروز چغتائی نے مجھے ایک چونکا دینے والی بات یہ بتائی تھی کہ ملک نواز علی اپنی بیوی بلقیس جہاں کے کردار سے مشکوک ہو گیا تھا اور اس نے بلقیس جہاں کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ بات ملک نواز علی نے فیروز چغتائی کو اپنی موت سے 4 روز پہلے بتائی تھی۔ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے وہ بہت پریشان تھا اور بڑے جذباتی انداز میں بول رہا تھا۔ وہ فیروز چغتائی سے اتنی اہم بات اس لیے بھی کہہ گیا کہ ان کے درمیان تعلقات کی نوعیت دوستانہ تھی۔ بلقیس جہاں ہر وقت اپنے میاں کی ٹوہ میں لگی رہتی تھی، اس روز اس نے ملک نواز علی اور وکیل کے درمیان ہونے والی گفتگو کا آخری حصہ چھپ کر سن لیا تھا۔ طلاق والی بات سن کر اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا تھا، اس کی ساری محنت پر پانی پھرنے والا تھا۔ اگر ملک نواز علی اسے طلاق دے دیتا تو اس کا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ وہ وصیت نامے کے مندرجات سے بخوبی آگاہ تھی۔ اگر ملک نواز کی اچانک موت واقع ہو جاتی تو وہ اس کے کل اثاثوں کے 1/3 کی حقدار ٹھہرتی، بصورت دیگر وہ خالی ہاتھ وہاں سے نکال دی جاتی۔ حق مہر کی رقم اتنی معمولی تھی کہ وہ اس سے آگے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا پارہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تو اس نے دل میں تہیہ کر لیا، ملک نواز کو جلد از جلد اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ حالات بھی پوری طرح اس کے حق میں سازگار تھے۔ پھر 8 جنوری کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کا کام مزید آسان ہو گیا۔ میرو کو جب بری طرح بے عزت کر کے بنگلے سے نکالا گیا تو بلقیس جہاں نے حتمی فیصلہ کرنے کے بعد شعیب درانی کو گرین سگنل دے دیا۔ شعیب درانی نے قتل سے جرم کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر جب بلقیس جہاں نے صورتحال کی وضاحت کی اور اسے یقین دلایا کہ سارا الزام میرو پر آئے گا تو اس نے اس خطرناک ہتھیار کو ضائع نہیں کیا تھا۔ میرو کی صورت میں اسے ایک پتلی گردن میسر آ گئی تھی، اس لیے وہ اپنے منصوبے کی کامیابی کے لیے پرامید تھی۔ میرو ایک بار چوری کے الزام میں تھانے بھی جا چکا تھا، اس لیے 1 لاکھ روپے کی چوری کا ڈرامہ بھی رچایا گیا تاکہ میرو کسی بھی طرح پھانسی کے پھندے سے بچنے نہ پائے۔ انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، مگر اوپر والا بے نیاز ہے، جسے وہ رکھے اسے کون چکھے۔ میرو خوش قسمت تھا کہ بچ گیا، ورنہ آئے دن بہت سے بے گناہوں کو بھی پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ وقوعہ کی رات شعیب درانی بظاہر بنگلے سے رخصت ہو گیا تھا، مگر منصوبے کے مطابق وہ دوبارہ کچھ ہی دیر کے بعد بنگلے میں موجود تھا۔ ملک نواز علی کی اس رات طبیعت خاصی خراب تھی۔ جب 3 بجے تک کسی بھی طرح نیند نہ آئی تو اس نے اپنی بیوی سے نیند کی گولی مانگی، حالانکہ وہ 1 گھنٹہ پیشتر ہی ویلیم 2 کی ایک گولی کھا چکا تھا۔ بلقیس جہاں نے اسے 5 گنا زیادہ طاقت والی ویلیم 10 کی ایک اور گولی پانی کے ساتھ کھلا دی، جس کا اس نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ ملک نواز علی کو غفلت کی نیند سلانے کے لیے یہ ایک کارآمد طریقہ تھا، کیونکہ ویلیم 2 اور ویلیم 10 کی گولیاں دیکھنے میں ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں، اور اس وقت تو ملک نواز علی کو اتنا ہوش ہی کہاں تھا کہ وہ گولی کو غور سے دیکھنے کی کوشش کرتا، اور اگر بالفرض وہ نارمل بھی ہوتا تو گولی پوٹینسی چیک کرنے کی طرف اس کا دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ گولی معدے میں پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ اسی بے خبری کی کیفیت میں قریب 4:15 بجے شعیب درانی نے اپنی رفیقہ کار کے ایما پر میرو کا خنجر ملک نواز علی کے سینے میں اتار دیا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے بلقیس جہاں نے 1 لاکھ روپے کے کرنسی نوٹ بھی اس کے حوالے کر دیے تھے۔ پڑوسی چوکیدار تصدق حسین نے جس شخص کو چادر کی بکل مارے پراسرار انداز میں ملک صاحب کے پچھواڑے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ یقینی طور پر شعیب درانی ہی تھا، جس کی کار وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک محفوظ جگہ کھڑی تھی۔ شعیب درانی کے جانے کے بعد بلقیس جہاں نے خوابگاہ کی حالت ایسی بنا دی جیسے کوئی وہاں چوری کی نیت سے آیا ہو۔ اسی اٹھا پٹک کے دوران ملک نواز کی ایک ایسی ڈائری اس کے ہاتھ لگ گئی جس میں اس نے آج کی تاریخ میں برکت کی پاکستان آمد کے بارے میں تحریر کر رکھا تھا۔ فلائٹ کا نمبر اور وقت بھی لکھا ہوا تھا۔ بلقیس جہاں کے منصوبہ ساز ذہن نے فوری طور پر ایئرپورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ملک صاحب کی خرابی طبیعت کی وجہ سے وہ خود برکت کو لینے آئی تھی۔ اس طرح اس کی جائے واردات سے غیر موجودگی بھی ثابت ہو جاتی اور اس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ملک نواز علی نے برکت کو کیا ہدایت دے رکھی ہے۔
बहरहाल वो एयरपोर्ट पहुंच गई और फिर फ्लाइट की ताख़ीर उसके लिए और भी मददगार साबित हुई। मगर बरकत ने अदालत में जो बयान दिया था उसने मेरे लिए हकीकत की राह दिखा दी थी। अगली पेशी पर अदालत ने मीरू को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। पुलिस ने नया चालान पेश कर दिया था। जज ने शोएब दुरानी और बिल्किस जहाँ पर फर्द जुर्म आयद करके इन्हें जेल भेज दिया। इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद अफराद में से 2 की हालत दीदनी थी। दोनों की आंखों से आंसू रवान थे। रसूलन बीवी की भीगी हुई आंखों में एक चमक नुमाया तौर पर देखी जा सकती थी। ये खुशी के आंसू थे। इसके जिगर गोशे को खुदा ने नई जिंदगी अता की थी। दूसरी जानिब मीरू यकटुक बिल्किस जहां को देखे जा रहा था। इसके लिए वक्त जैसे थमकर रह गया था। इसकी नमनाक आंखों में उदासी की धुंध ने डेरा जमा रखा था। इसके आंसू कोई और ही कहानी सुना रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो अपना सब कुछ हार कर जा रहा हो। ये आंसू बड़े बेज़बान होते हैं। कुछ पता नहीं चलता खून जिगर किसके लिए आंखों से बह गया।